इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और सोशलिज्म की अंडरस्टैंडिंग में भी मैं बोलूंगा प्रॉब्लम्स है। राइट। सोशलिज्म इज नॉट अबाउट किसी एक वर्ग के लिए हम कुछ कर रहे हैं जो पहले ऑप्रेस थे, तो अब जो पहले ऑपरेशर था उसको दबाओ और ऑप्रेस्ड वाले ऊपर आ जाओ, उसको पलट दो। दैट इज नॉट सोशलिज्म। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करना सोशलिज्म नहीं हो सकता है, राइट? उसको फिनिश करना सोशलिज्म हो सकता है। अब मुलायम सिंह यादव कैसे समाजवादी नेता हो सकते हैं, या लालू यादव अपने परिवार के उस संसद में 5 लोकसभा में सदस्य बैठे हुए, 5 विधानसभा में बैठे हुए, एक परिवार से 10 से 11 एमपी एमएलए कैसे हो सकता है? उस सैफई में महोत्सव हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के सितारे आके नाच रहे हैं। कौन सा समाजवाद की आइडियोलॉजी में यह संभव हो सकता है? तो मेरे ख्याल से दैट इज अ करप्शन दैट हैज सीप्ड इन। वो व्यक्ति उस व्यक्ति के उन एक्ट्स के कारण वो आइडियोलॉजी भी बदनाम हो रही है। शायद आप लोहिया जी को देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर को देखेंगे तो बोलेंगे नहीं उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। नमस्ते एवरीवन, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ब्रोकन प्रोमिसेस के बारे में बात करने के लिए। ये बुक ब्रोकन प्रोमिसेस मृत्युंजय शर्मा जी ने लिखी है, जो कि एक्सराई जमशेदपुर से एमबीए करने के बाद पहले कुछ साल कॉरपोरेट में काम कर चुके हैं और एशियन पेंट्स में अलग अलग रोल्स प्ले करे हैं उन्होंने। आफ्टर दैट ही मूव्ड इन सोशल सर्विस एंड मूव बैक टू हिज नेटिव स्टेट झारखंड, एंड वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट करी। एंड एज अ पॉलिटिशियन करंटली ही इज़ अ चीफ कैंपेन मैनेजर ऑफ बीजेपी इन झारखंड। दिस बुक जो ब्रोकन प्रोमिसेस जो उन्होंने लिखी है, ये बिहार की पॉलिटिक्स की के बारे में है 1990 से 2005 कि कैसे वहाँ पे जंगल राज प्रिवेल कर रहा था उस टाइम में, और कैसे लालू जो पावर में बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करके आई थी, अपने सारे प्रोमिसेस को एक के बाद एक तोड़ते जाती है। वेलकम मृत्युंजय जी। मृत्युंजय, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगा कि कैसे आप इंजीनियरिंग से, फिर एक्सलराई जमशेदपुर, बीआईटी से आपने इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद आपने कॉरपोरेट में एशियन पेंट्स में काम किया। तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटी अपने आप में ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिससे मुझे पता है कि इंडिया में कोई कितना भी ऊंचा पैकेज ले सकता है, अगर इंडिया में काम करते करते बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में सीधे गेट खुल जाते हैं। तो कैसे आपने फिर कॉरपोरेट से अपना स्विच करा एंटरप्रेन्योरशिप पे, फिर वहाँ से सोशल वर्क पे, फिर वहाँ से कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? तो पहले आप एक बार अपनी जर्नी बता दीजिए, फिर हम सीधे बुक पे आते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा, एवरी मिडिल क्लास चाइल्ड की तरह पेरेंट्स का सपना था और इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग हमने कर लिया। और इंजीनियरिंग करके फिर एक जो अगेन टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, अब तो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, 10-15 वर्षों तक तो यही थी कि इंजीनियरिंग हो गई, अब एक और ले लो एमबीए वाली डिग्री, तो एक तरह से टॉप अप हो जाता है वो। इट लेट्स से प्रिपेयर्स यू फॉर अ हायर पैकेज, जो आप बोल रहे थे इनफैक्ट। तो मैंने एमबीए कर लिया एक्सएलआरआई से। डे ज़ीरो की प्लेसमेंट हो गई एशियन पेंट्स में, और एशियन पेंट ज्वाइन किया, करीब 5 साल काम किए वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो रियलाइज़ किया कि शुरू में 1-2 साल काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट एक चीज़ रियलाइज़ किया कि अलग अलग लोगों के लिए शायद ये अलग अलग हो, लेकिन मेरे लिए मुझे लगा कि शायद जो मैं खुद को यूटिलाइज कर सकता हूँ, अपने पैशन को, अपने स्किल्स को, थॉट्स को, वो शायद कॉर्पोरेट राइट प्लेटफॉर्म नहीं बन के आ रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग टू डू, समथिंग बेटर। सेंस ऑफ बिलोंगिंग की कमी होती है, मेरे को ऐसा लगता था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद ऐड ऑन कर रहा हूँ, या कुछ और होता है? मेरे ख्याल से जो एक फुलफिलमेंट वाली बात होती है ना, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर अकम्प्लिशिंग, एट द एंड ऑफ दैट जो आप कर रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है, व्हाट इज द लार्जर इम्पैक्ट, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो शायद मुझे नहीं दिख रहा था। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा है, उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, अप्रिशिएटेड है, बट वेरी लिमिटेड उसका जो स्कोप बोल सकते हैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मुझे ये भी दिखता था कि आई एम वेरी रिप्लेसेबल। मुझे लगता था मैं नहीं भी कर रहा हूँ ये, तो कोई कल को आके कर लेगा। तो आई एम नॉट डूइंग समथिंग जो बहुत यूनिक है, या मैं बहुत इंडिस्पेंसिबल हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गया, निकला, कोई और आ गया, खत्म बात। सो पीपल विल नॉट इवन रिमेंबर मी फॉर व्हाट आई हैव डन देयर। इट्स अ कॉमन सेइंग इन कॉर्पोरेट की पीपल आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, या दैट्स। तो एंड हेंस आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, इन टर्म्स ऑफ क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या लार्जर, एक तरह से अगर चेंज एक बड़ा वर्ड है, अगर ला सकते हैं तो।
And then this opportunity came wherein the government of Chhattisgarh was looking for people from very good backgrounds with good corporate experience to come and support them with new ideas in governance. I applied to that. I got selected. I was posted first in one of the districts in Chhattisgarh, one of the remotest and most backward districts in North Chhattisgarh called Balrampur. And then I was called to the CM office. Dr. Raman Singh ji was the CM. तो वहाँ पे फिर सीएम ऑफिस में काम करने का अनुभव हुआ. बहुत अच्छा काम ग्राउंड पे भी और सीएम ऑफिस में भी काम करके बहुत मज़ा आया. हर चीज़ जो कर रहे थे उसका स्केल बहुत बड़ा था, काम करने में बहुत अच्छा लगता था. सीएम ऑफिस में बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशंस रन किए, इनिशिएटिव्स जिसका इम्पैक्ट दिखा तो लगा कि कुछ कर रहे हैं. एंड देन व्हाट हैपेंड, 2018 के दिसंबर में इलेक्शंस हुई एंड डॉक्टर रमन सिंह जी लॉस्ट द इलेक्शंस. बीजेपी लॉस्ट इलेक्शंस, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई. हमारा पोजीशन तो प्रोफेशनल था, तो आइडियली वी शुड हैव कंटिन्यू, बट आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है. वो नई गवर्नमेंट आई, नई पार्टी है, तो उसको पुराने लोग नहीं चलेंगे. तो फिर वही हुआ, वो पोजीशन सीज कर दिया गया. फिर नाउ आई वाज अगेन एट क्रॉस रोड्स कि मैं आगे क्या करूँ, वापस कॉर्पोरेट चला जाऊँ, बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज एक्सपेरिमेंट, अ रिस्क कि कॉर्पोरेट छोड़ के मैं छत्तीसगढ़ आया था. इट वाज मच लेसर पे एंड So how long was this, मतलब कितने? 1 year. 1 year. 1 year, yes. तो बट मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ था. मैं उसको वापस छोड़ के कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहता था. देन आई थॉट ओवर इट. मैं अगले 2-3 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ चिंतन किया, बिकॉज इट वॉज गोइंग टू अ ह्यूज डिसीजन इन माई लाइफ. उस चिंतन के बाद मैंने यही सोचा कि यार जो रियल पॉलिसीज, नैरेटिव्स, डायरेक्शन सेट होता है वो कॉर्पोरेट से नहीं होता, वो ब्यूरोक्रेसी से भी नहीं होता है, वो पॉलिटिक्स से होता है. बाकी सब इम्प्लीमेंटर्स हैं. Agreed. तो उन्होंने कहा इफ़ आई हैड कम हियर फॉर चेंज और मैं एक्चुअली कुछ करना चाहता हूँ तो आई हैव टू गो डीपर इनटू इट. तो मुझे ब्यूरोक्रेसी से वापस अब नहीं जाके मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए. दैट इज़ द बिगेस्ट व्हीकल फॉर चेंज. तो मैंने वहाँ से कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे. मैंने फिर कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की. फिर मैं झारखंड गया. वहाँ पे संगठन मंत्री थे हमारे, जो एक बीजेपी के स्ट्रक्चर में संगठन मंत्री होते हैं, आदरणीय धर्मपाल जी थे. उनसे मुलाकात हुई. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और फिर मैं पार्टी के लिए काम करने लगा धीरे धीरे. उन्हें मेरा काम अच्छा लगा. फिर मैं पार्टी में इंडक्ट हो गया. मैं फॉर्मली, मुझे पोजीशन मिल गई. मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ गया. फिर मुझे सोशल मीडिया का प्रभार मिला. फिर अभी मैं चुनाव प्रबंधन देखता हूँ वहाँ झारखंड में. तो ये पॉलिटिक्स की मेरी जर्नी है. और जब रांची आया 19 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो खुद को सस्टेन करने के लिए कुछ चाहिए था. तो मैंने एक स्टार्टअप शुरू करी अपने एक कॉलेज के ही सीनियर हैं उनके साथ, और बायोफी करके है वो, राइट. इट्स अ जॉब पोर्टल और वो भी बहुत अच्छा कर रही है. 25 लोगों की अपनी टीम है, ऑल बेस्ड आउट ऑफ रांची. तो भी बहुत खुशी होती है कि वहाँ एक हमने स्टार्टअप क्रिएट किया जो वहाँ के 25 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है. AI based yes. job profiling. Yes, so we say we are India's first video resume based job portal. Okay. Yeah, so it's not just text or paper based resumes, it's video based job portal. तो वो भी एक तरह से अकम्पलिशमेंट लगता है कि वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग आउट ऑफ रांची, जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं जॉब्स. सो या इससे पहले मैं बुक से की तरफ जाऊँ, उससे पहले एक और मुझे क्वेश्चन आया. एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कैंपेन मैनेजर एक तरह में ये किस तरह का पोर्टफोलियो है. दूसरा, एक चीज़ जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं, शायद कई लोगों की ये क्वेश्चन मार्क आता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे होती है. कहीं ना कहीं इसका कोई रास्ता क्लियर नहीं है. रैंडम तरीकों से कोई कहीं से जाता है, कोई कहीं से जाता है. तो आपने एंट्री करी है अभी रिसेंट तो नहीं कहेंगे, अब आप 5-6 साल से ऑलरेडी इसमें हैं. बट अगर किसी को ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे करूं, तो उसके लिए क्या तरीका है? चिंतन करके, मंथन करके ही वो एक रास्ता निकल के आता है, या कुछ तरीके भी होते हैं? और फिर मैं चाहूँगा आप अपना ये पोर्टफोलियो एक बार हमें बताएं कि इसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो पॉलिटिक्स में एंट्री का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, टू बी ऑनेस्ट. ऐसा कोई इंडिया में बहुत स्टैंडर्ड मैकेनिज्म्स नहीं है पॉलिटिक्स में एंट्री के. कोई ऐसे फॉर्मल इंटर्नशिप्स या फॉर्मल फेलोशिप्स भी नहीं है. और अगर ये बाहर से हम कंपेयर करें तो बाहर कैसे डिफरेंट होता थोड़ा है. जैसे यूएस में आपको ये कल्चर दिखेगा बहुत ज़्यादा. यूएस में इनफैक्ट जब इलेक्शंस होते हैं आप देखेंगे कैंपेन्स में इंडस्ट्री से लोग सबैटिकल लेके कैंपेन में सपोर्ट करने जाते हैं अपने अपने पार्टीज़ को, राइट. और ये बहुत मतलब यूजुअल है, बहुत एक्सेप्टेड है ना. बहुत चलता है ये. पूरे जो कैंपेन टीम्स खड़ी होती है उसमें आप देखेंगे ज़्यादातर वॉलंटियर्स होते हैं
जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बिलीव करते हैं, और ये सारे आपको मोस्टली प्रोफेशनल्स दिखेंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, छुट्टी लेके आए हुए होते हैं। वो बहुत अच्छा एक मेरे ख्याल से वहाँ की अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अभी तक उस तरह के फॉर्मल मैकेनिज्म्स नहीं दिखते हैं। अगर अभी आपको एंट्री चाहिए पॉलिटिक्स में तो द सैड पार्ट इज या तो कोई ना कोई आपका गॉडफादर टाइप होना चाहिए, या आपकी कोई फैमिली लीनिएज होनी चाहिए, तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज आया है। मैं बोलूँगा लार्ज चेंज आना है। थोड़ा सा क्या आया है, अगर आप रियली डिटर्मिन्ड हैं कि करना ही करना है, चाहे मैकेनिज्म हो चाहे ना हो, तो थोड़े बहुत रास्ते मिलने लगते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आपको थोड़े लीडर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो आपके काम को अप्रिशिएट कर पाए। बहुत सारे लोग शायद अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ वैसे लीडर्स आपको मिल गए जो आपको थोड़ा सा इंडक्ट कर सकते हैं, कुछ कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे पार्ट टाइम, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं जो वॉलंटियर ग्रुप्स के हैं जो सपोर्ट करते हैं अपनी पार्टीज़ को, जैसे बीजेपी को भी, उनके साथ आप थोड़ा जुड़ेंगे। और मेरे ख्याल से इट्स अगेन वेरी इनफॉर्मल प्रोसेस। करते रहेंगे तो शायद वो लिंक्स और वो रास्ता दिख जाएगा। लेकिन अगेन इट्स अ टफ पार्ट टू बी ऑनेस्ट। जो बैरियर्स ऑफ एंट्री हम बोलते हैं, इट्स स्टिल वेरी हाई। दूसरा सवाल इलेक्शन मैनेजमेंट का। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में ही होती है। शायद हमें वो बाहर से दिखता है इलेक्शन के समय, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो हमारा मेजर काम होता है वो नॉर्मल डेज पे होता रहता है। तो जब हम चुनाव प्रबंधन बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकता उसके, लेकिन उसमें सिर्फ कैंपेन की चीज़ें नहीं आती हैं। उसमें जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, जो पूरा हम संगठन बोलते हैं, और आप सभी ने सुना होगा कि बूथ तक संगठन होती है बीजेपी की, वो पूरा संगठन के क्रिएशन से लेके, उसकी मोबिलाइजेशन से लेके, उसको इंगेज करने से लेके, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे कराने से लेके, उसके ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, डेली इंगेजमेंट, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से। इसलिए वो परपेचुअल काम है उसमें। वो इलेक्शन तो बस एक बाहर से दिखता है। तो इट इज मोर ऑफ अ जनरल मैनेजमेंट बट 10x लेवल मेरे हिसाब। या बिकॉज़ स्केल्स आर सो हाई, राइट। द स्केल्स आर ह्यूज। ओके, सो अब मैं सबसे पहले किताब से आपसे जो जर्नी है, कहाँ से लिखनी शुरू हुई, वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। जो मेरे को बुक पकड़ के समझ में आया कि ये जर्नी आपकी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, शायद आपको जब पता भी नहीं था। जब आपके कज़न ब्रदर संजय का आपने जो नक्सलाइट अटैक हुआ था, फिर आप जब बिहार से इधर दिल्ली पढ़ने आए थे, तो कहीं ना कहीं ये जर्नी वहाँ से शुरू होती है। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि कहाँ से आपको ये धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि मुझे इस पर लिखना चाहिए, और कैसे ये जर्नी फिर 2024 में आके फाइनली कंप्लीट हुई। तो जैसे आपने कहा कि जो हम लोगों ने देखा है उस दौर में, जब उस दौर में देख रहे थे या उस दौर में बड़े हो रहे थे, तब वो बहुत अजीब नहीं लगता था जो भी चीज़ें हो रही थी। जैसे आपने ये नक्सलाइट अटैक्स का बोला, या जो भी उस समय हम लोग न्यूज़पेपर्स में इतना कुछ पढ़ते थे अपने घर के आसपास, अपहरण का, किडनैपिंग्स का, मर्डर्स का, ये वो, तो लगता था दुनिया यही होगी, क्योंकि और कुछ दिखा ही नहीं था ज़िंदगी में। तो बहुत नेचुरल, नॉर्मल लगता था। लेकिन जब बाहर निकला, पढ़ने लिखने निकला, फिर दूसरे स्टेट्स को समझना शुरू किया, दूसरे लोगों से मिला अलग अलग जगहों से, तो समझ में आने लगा कि नहीं, ऐसी दुनिया नहीं होती है। वी वर एन एक्सेप्शन, और कहीं ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता था। और एक दूसरा, जिस नज़र से देखा जाता है आज भी, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट अ थिंग ऑफ द पास्ट। बिहार से आए लोगों को, और जिस तरीके से बहुत जगहों में मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं दिखता और शायद वो हमारे स्टेटा में वो नहीं होता है, हम लोग के स्टेटा में वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन आप बॉटम ऑफ द पिरामिड में जाइए, जो लोग आके सिक्योरिटी गार्ड्स की काम करते हैं, पीएनस का काम करते हैं, आप उस स्टेटा में जाइएगा तो मैसिव लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है और नेम कॉलिंग है ना, उस स्टेट के सिर्फ आने से, कि वो स्टेट से आता है, अरे क्या होगा ये। तो वो एक मुझे बहुत खटका जब मैं 2004 में दिल्ली आया था, मुझे याद है। अब तो उतना मैं, या शायद मैं अब वो बसेस में ट्रैवल ही नहीं करता, तो मुझे नहीं पता हो आज भी वो होता हो। लेकिन उस समय मैं आता था स्टूडेंट की तरह, मैं जाता था अपने क्लासेस करने के लिए, तो बस में आते जाते हर जगह कोई किसी को भी बिहारी बोलते ऐसे जैसे कोई गाली हो। तो मुझे लगता था यार इतना ज़्यादा बुरा क्या किया है हम लोगों ने कि वी आर बीइंग ट्रीटेड दिस वे, राइट। सो नॉट अ पर्सनल थिंग, nobody treated me personally, but as a around you. Yeah, so that you feel that to be personal, right, because you are a part of that community. तो एक वो मन में हमेशा से फीलिंग थी। फिर इट गॉट लॉस्ट इन माय एजुकेशनल जर्नी, देन जॉब में। देन जब मैं छत्तीसगढ़ आया वापस, थोड़ा सा
वापस रूट से जुड़ा देखना स्टार्ट किया, सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया। देन आई थॉट ऑफ राइटिंग दिस बिकॉज फिर मुझे लगा कि ये चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए और दुनिया को बतानी चाहिए, यू नो, बिकॉज पीपल आउटसाइड बिहार हैव अ वेरी वेरी शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्टेट। दे नो बिहार ओनली थ्रू मूवीज़। जो ये कैरेक्टर्स, कुछ कुछ फ्रिवलस कैरेक्टर्स वो मूवीज़ में और भोजपुरी सॉन्ग्स देख लेंगे और कुछ ये सीरीज़ देख लेंगे, इस तरह के कुछ कुछ उनको लगता है यही बिहार है। एक तो वो गलत है, प्लस उसके अंडरलाइंग रीजंस तो किसी को समझने की कोशिश भी नहीं करते और कोई एक्सप्लेन भी नहीं करता। दे आर मोस्टली आउटलायर्स जो वायरल हो गए हैं। करेक्ट। तो बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल से। एंड चूंकि ये स्टेट इतना इम्पवरिश्ड है इकोनॉमिकली, इट इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज इट शुड बी, तो ध्यान भी किसी का नहीं जाता उसको डिस्कस करने पे। लेट्स से, एंड आई हैव कोटेड दिस एग्जांपल ऑफन, एक जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वहाँ पे वो इंटरनेशनल एक यू नो पूरा वो सिनारियो है, it gained so much news and attention because of what happened in the 90s, ना कश्मीरी पंडितों का जो वहाँ से पलायन हुआ और जितने वहाँ पे मर्डर्स हुए, and that it should have, you know, actually deserves that whole attention, but I'm saying यार बिहार को आप देखोगे तो उससे कोई कम नहीं हुआ है वहाँ पे, ज़्यादा ही मैं नंबर्स देख रहा था, इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड, बट नंबर्स भी आप देखोगे ना तो कश्मीरी पंडितों की हत्या के नंबर्स देखो, अगर बिहार में नरसंहार में हत्या के नंबर्स देखोगे आप, मच लार्जर। Isolated separate events, different, but numbers are comparable. I have learned that from your book. करेक्ट। आप पलायन का भी देखोगे ना नंबर्स, अगर वहां से एक कम्युनिटी ने पलायन किया है ना कश्मीरी पंडितों ने एक नंबर्स में, दैट इज वेरी सैड। बिहार में तो मिलियंस में लोगों ने पलायन किया, मिलियंस में, हर एक जाति से, इनफैक्ट उसमें कोई अगड़ी, कोई पिछड़ी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, एंड एवरीबडी, एंड नॉट जस्ट कोई ये भी बोले कि सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं, जो संपन्न लोग थे वो डर से भी पलायन किए बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ देयर फैमिलीज, देयर चिल्ड्रन। बच्चों को लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया उस स्टेट में, या तो आधे बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते थे, या बिहार में जो सदर्न पार्ट था वो थोड़ा सा शांत था, जो रांची का पार्ट था, तो रांची सारे बच्चे पढ़ने आ जाते थे, जिनके भी वहाँ पे अगर कोई चाचा फूफा कोई रहते हैं तो रांची भेज देते थे बच्चे को पढ़ने के लिए, है ना। लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदते थे अपने, कि गाड़ियाँ नहीं देख सकते, घर नहीं देख सकते, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। सो आई थिंक दैट इज सच अ पीरियड दैट इट शुड हैव यू नो गार्नर्ड अ लॉट मोर अटेंशन, राइट। और उस पर लोगों को बात करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था क्या गलत हो सकता है गलत लीडर और गलत डेमोक्रेसी में लोगों को चुनने से। इट हैज़ नॉट रिसीव्ड दैट इनफ अटेंशन। So even you have compared it to the situation which was in Africa at that time, that Bihar was even like that. Yes. So that's unimaginable. Even when I read this book, even I was not able to think कि इतना कुछ हुआ होगा. We used to hear about this, and to some extent ये सब यूपी में कहीं ना कहीं एक छोटे स्केल पे हो रहा था, क्योंकि यूपी में भी उस टाइम वही उसी लेवल की पॉलिटिक्स चल रही थी, एंड वही वोट बैंक जो बिहार में चल रहा था वही कहीं ना कहीं यूपी में चल रहा था, और गाजियाबाद भी इस चीज़ के लिए बहुत इनफेमस रहा। करेक्ट। तो मेरे लिए भी ये कहीं ना कहीं मैं आपसे रिलेट कर पाऊँ, जब आप कह रहे हैं कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, मैं भी सोचता था यही वे ऑफ लाइफ है, कोई भी कहीं भी आके गोली जला देगा एंड पीपल डाई, यार ये सब नॉर्मल है। बट ऑब्वियसली व्हेन आई गॉट आउट ऑफ माय स्टेट, गाजियाबाद से मैं दिल्ली भी आया, तभी मुझे डिफरेंस पता चला। दिल्ली से मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से मुंबई गया, तो उससे पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है, दिस वाज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैव बीन हैपनिंग इन आवर एरिया। आपने फिर इसका, मैं टाइटल पे पूछना चाह रहा हूँ कि टाइटल क्या सोच के रखा, ब्रोकन प्रोमिसेस, कौन से प्रोमिसेस हुए जो टूटे? तो 1990 में जो किताब की शुरुआत भी होती है वो लालू जी के मुख्यमंत्री बनने से होती है, और लालू जी का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत मेजर इवेंट मैं मानता हूँ बिहार के हिस्ट्री में। क्यों? उसमें बहुत लार्जर शिफ्ट्स थे। शिफ्ट्स क्या था? एक, पहली बार एक सरकार बनी जो फुल 5 ईयर टर्म उसने कंप्लीट किया, और जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, फर्स्ट टाइम इन बिहार। उसके पहले सीएम्स बने नॉन कांग्रेस से, लेकिन वो सब कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 2 साल रहा, सब खत्म होती गई, वेरी अनस्टेबल। तो पहली सरकार वो बनी जो यू नो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, जिसने 5 साल पूरा किया 1990 वाली। दूसरा, उसके पहले जितने भी चीफ मिनिस्टर्स आप मोस्टली देखेंगे, मोस्टली अगेन कुछ बीच में चीफ मिनिस्टर्स बने जो ओबीसी ईबीसी समाज से आए, लेकिन लार्जली अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स थे। उसके पहले आप 1980 से 90 भी देखेंगे तो कांग्रेस ने 5 चीफ मिनिस्टर्स चेंज किए उन 10 सालों में। उसमें से जगन्नाथ मिश्रा को आप देख ले, बिंदेश्वरी दुबे को देख ले, एस एन सिन्हा को देख ले, चंद्रशेखर जी को देख ले, और एक में नाम दिमाग से उतर रहा है, मोस्टली अगेन अपर कास्ट। सो एक बहुत मेजर शिफ्ट आया
नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट सो एज टू से, अ ओबीसी लीडर एट द हेल्म, एंड सबसे लास्ट जो इमेज लालू प्रोजेक्ट कर रहे थे और जो उन्होंने भाषण दिए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी अपने वोट टेकिंग सेरेमनी में भी गांधी मैदान में, उससे ये लगा कि अभी एक नेता आ गया है। उनका वो भाषण था कि अब बिहार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, अब असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का गांधी लोकतंत्र मैदान बनाना से है ना। तो सबको लगा कि यार अब हमारे बीच का, और एक वो जमीनी नेता थे, लोगों के बीच के नेता, जैसे जगन्नाथ मिश्र वगैरह को बहुत डिस्टेंट माना जाता था, एक एलीट क्लास से माना जाता था। ये बंदा था जो लोगों के बीच से आया है, वैसी बैकग्राउंड से आया है, वैसी बातें कर रहा है, ओबीसी समाज से आया है, एंटी कांग्रेस है। सो लगा कि एक ऐसा नेता आया जो बिहार की जितनी भी मुश्किलें थी और जितने भी हार्डशिप्स झेले हैं वहाँ के लोगों ने, वो अब दूर कर देगा। राइज ऑफ अ स्टार, इसलिए आपने राइज सेक्शन ऑफ का अ नाम स्टार, रखा है। और वो लोगों के दर्द को समझता है, उसी के बीच से आया है, तो ये तो दूर करके ही रहेगा। तो ये लगा, और शुरुआत में जब उन्होंने जो काम करने भी शुरू किए, आप उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो शुरुआत में जैसे वो अपने वेटरनरी कॉलेज जहाँ रहते थे वहीं से वो साइकिल से चले जाने लगे सीएम ऑफिस, रोड पे वो पटना की सड़कों पे उतर जाते थे और खुद डंडा लेके वो ट्रैफिक मैनेज करने लग रहे हैं। वो कहीं गए, किसी गांव में जा रहे हैं तो पेड़ के नीचे वो चबूतरे पे वहीं पे पंचायत बिठा दी, वहीं पे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। तो लगा कि एक पीपल्स लीडर आ गया है और बिहार के प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होंगे, विशेष करके उन लोगों के जो पिछड़ी समाज से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, जिनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, उनका नेता आया है। तो इसलिए वो वादे थे जो लोगों को लगे, और लेकिन उस दशक के अंत तक और 2005 के अंत तक जो उसका हश्र हुआ उन वादों का, तो उसी की समरी है ये ब्रोकन प्रोमिसेस। इसके ऊपर मेरे आगे क्वेश्चंस हैं और मैंने वो पॉइंट्स लिख रखे हैं, धीरे धीरे मैं आता हूँ उस पर। इसलिए शायद आपने इस चैप्टर का नाम विफ ऑफ चेंजेस रखा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कुछ चेंजेस आएंगे अब, बट काइंड ऑफ 2 या 3 साल में लोगों का वो इल्यूजन टूट गया था। 2-3 साल भी नहीं, साल भर में। सो इससे पहले जनता दल से ये दोनों जो राजनेता जो बिहार के हैं, लालू जी, नीतीश जी, दोनों उठे, तो पूरा जनता दल का मूवमेंट आपने पूरा 3 एसेस में आपने पूरा बताया है कैसे कैसे हुआ, कहाँ से ये लीडर्स उठे, उससे और भी यूपी के लीडर्स भी उसी टाइम उसी से उठे थे। तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। छोटा सा एक बार इसका आप बता दीजिए कि कैसे ये मूवमेंट हुआ था, कहाँ से ये लीडर्स आए थे। तो अब देखिए जनता दल, सो ये जितने लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, यूपी के लीडर्स, चाहे मुलायम सिंह यादव की आप बात करें, चाहे आप यहाँ पे लालू जी की बात करें, नीतीश जी की बात करें, ये सब लोहियाइट पॉलिटिक्स से आते हैं। जो लोहिया जी का मूवमेंट था उससे आते हैं, और इनमें से ज्यादातर नेताओं का सही मायने में जो उदय बोलेंगे वो हुआ जेपी रेवोल्यूशन में, संपूर्ण क्रांति में। इमरजेंसी के दिनों में इन सारे नेताओं ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, जेल भी गए, और जितने भी आजकल हम ये नेता देखते हैं सोशलिस्ट मूवमेंट वाले, खास करके 90% उनका उदय आप उसी से ट्रेस कर सकते हैं। तो लालू जी का, नीतीश जी का उदय भी, रामविलास पासवान उसके पहले एक चुनाव जीत कर आ चुके थे विधानसभा से, लेकिन रियल मायने में उनका उदय भी आप संपूर्ण क्रांति को ही मान सकते हैं। शरद यादव का, इस तरह के जितने आपके बिहार के, जॉर्ज फर्नांडिस तो पहले से भी बॉम्बे में थे, वो प्रोमिनेंट नेता, फिर भी मैं बोलूंगा वो एक पिवटल मूवमेंट था सबके पॉलिटिकल लीडर्स के लाइफ में। 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले इन लोगों ने कभी सरकार में रहकर नहीं देखा था। इवन द बिगर लीडर ऑफ बीजेपी, करेक्ट, वो सब विपक्ष में ही थे शुरू से अंत तक, किसी ने सरकार चलाकर नहीं देखा था कैसा होता है। तो पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार में आए लोग, एमपी बने, एमएलए बने। 80 के दशक में, 80 में लेकिन फिर से जनता पार्टी की सरकार खत्म हुई, कांग्रेस फिर से सरकार में आ गई। 80 के दशक में जनता दल मोस्टली विपक्ष में रहा, ज्यादातर जगहों पे, सेंटर पे भी विपक्ष में ही रहा। लेकिन मूवमेंट बहुत, मेरे ख्याल से सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट पकड़ चुका था पेस, और ये सारे नेता अलग अलग प्रदेशों में आप देखेंगे, चाहे आप साउथ में देवेगौड़ा को देख लें, आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को देख लें, बिहार में आप लालू नीतीश को देख लें, तो सोशलिस्ट लीडर्स अलग अलग जगह बहुत सारे पैदा हो चुके थे जो अपने अपने स्टेट्स में लीड कर रहे थे। तो 80 के दशक में कांग्रेस सेंटर पे रही 10 साल, लेकिन मेरे ख्याल से वो कांग्रेस के अंत की शुरुआत थी, और मैंने एक चैप्टर भी लिखा है डिमाइस ऑफ कांग्रेस, खास करके बिहार में। वो जो 10 साल बिहार में कांग्रेस रही, वो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारती गई, एक के बाद एक। जैसे मैंने कहा, 5 चीफ मिनिस्टर्स बदले गए, है ना, कोई भी चीफ मिनिस्टर 3 साल का भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स जो आए उन पे करप्शन के हैवी चार्जेस लगे। जगन्नाथ मिश्र को तो करप्शन का एकदम
खुदा माना गया। उसके ऊपर कुछ लालू का कमेंट भी था ना, कुछ तो था लालू कि ने कब्र में ही थी ये सरकार, तो बस इसमें हाँ कुछ हाँ ऐसा कुछ। हाँ कि जगन्नाथ जी की सरकार को तो बस अब स्वर्ग में सीढ़ी लगाना बाकी था। हाँ, सब में सीढ़ी लगाना बाकी था जी। तो उनका एक स्टेटमेंट था और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। लालू विधानसभा में विपक्ष में बैठे हुए थे और जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे, और लालू जी ने विपक्ष के बेंच से उठ के कहा कि ये जगन्नाथ मिश्र जी इतना मोटे होते जा रहे हैं और ठुमक ठुमक के इसीलिए चलते हैं क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन करा के अपने पेट में सोना गड़ा हुआ है। और अगर अगर विश्वास नहीं है तो फड़वा के देख लीजिए, और अगर मैं झूठा साबित हो गया तो पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो सब जानते हैं मजाक कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। This was his wit was also one of the very big reason for him to keep winning. फेमस फॉर हिज विटिसिज्म, है ना। तो 80 के दशक में वो कांग्रेस ठीक है थी, बिहार में भी थी, लेकिन वो अपना अंत की ओर ही बढ़ रही थी। और इसीलिए जब 90 आया और चुनाव आए सेंटर पे भी इनफैक्ट, और अब देखेंगे बिहार में स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शंस, तो कांग्रेस का अंत ही हो गया। और उसके बाद आप 90 से देख लीजिए आज तक बिहार में कांग्रेस आई नहीं, ना आई है ना उसका कोई अस्तित्व बचा है मेरे ख्याल से। वो ठीक है कभी एक सीट तो दो कार्डर सीट लेवल पे भी कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ नहीं कहता बचा है। है जी। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इसका आंसर ही नहीं है, बट फिर भी मैं पूछूंगा। सोशलिज्म के जितने भी उस टाइम के नेता राइज करे थे, they fall down like very quickly in their ideology, at least I would not say from power, but in their ideology they didn't fulfill their promises, everything. So ये ड्रॉबैक कहाँ था? ये आइडियोलॉजी में पूरा ड्रॉबैक की तरह देखा जाएगा, या हमने वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कभी बनी ही नहीं थी, वो खाली वो बातें थी, वो प्रोमिसेस थे, झूठे प्रोमिसेस थे सिर्फ पावर में आने के लिए, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी? तो ये किस वजह से ऐसा हुआ होगा आपके एनालिसिस के हिसाब से? ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी आंसर्ड कंक्लूसिवली। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम हैप्पी यू क्वेश्चन दिस। मुझे सोशलिज्म एज आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं लगती है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप कुछ ऐसे लीडर्स को देखें जो सोशलिस्ट होते हुए इनकरप्टिबल थे, वो रहे और अंत तक सोशलिस्ट रहे। आप राम मनोहर लोहिया को देख लें, आप कर्पूरी ठाकुर को देख लें, है ना। कर्पूरी ठाकुर को लालू अपना गुरु की तरह एक तरह से रिस्पेक्टेड मानते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास एक कच्चा घर था, कोई गाड़ी नहीं थी, एक बक्सा निकला जिसमें कुछ कपड़े थे। वो सीएम रह चुके थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रह चुके थे। इतनी सालों की राजनीति के बाद सोचिए व्यक्ति, तो समाजवाद में वो व्यक्ति या लोहिया जी इस तरह के व्यक्ति भी थे। मैं कहता हूँ ये इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और सोशलिज्म की अंडरस्टैंडिंग में भी मैं बोलूंगा प्रॉब्लम्स है। राइट। सोशलिज्म इज नॉट अबाउट कि किसी एक वर्ग के लिए हम कुछ कर रहे हैं जो पहले ऑपरेस थे, तो अब जो पहले ऑपरेशर था उसको दबाओ और ऑपरेस्ड वाले ऊपर आ जाओ, उसको पलट दो। दैट इज नॉट सोशलिज्म। It is portrayed like that often. Exactly, that's the problem. Socialism या any such ideology cannot be vindictive. To end a discrimination, you cannot start a new kind of discrimination. Correct. तो वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करना सोशलिज्म नहीं हो सकता है, राइट? उसको फिनिश करना सोशलिज्म हो सकता है। तो इसलिए मैंने बात भी कर, पूरी ठाकुर जी वाज नेवर लाइक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। वो कभी भी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। लेकिन कुछ नेता जो आए, जिसमें से लालू जी एक है, उन्होंने वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन वाला फंडा अपनाया, जो मेरे ख्याल से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को भी डाइल्यूट करता है, और वो व्यक्तिगत लेवल पे भी करप्शन का मेरे ख्याल से वो फिर देयर आर फ्यू लीडर्स, वो जब पावर मिलता है उनको, तो So maybe they just use it as a tool. they forget what They was never the believed in it. ideology. They never believed in it. Yes. Because if you look first look में जाओ सोशलिज्म को, तो obviously everybody wants that. Everybody wants कि there is a जब हम समाजवाद की बात करते हैं, हम लेट्स से पूंजीवाद के अगेंस्ट बात कर रहे हैं largely, right? even if we don't talk about it against capitalism, normally भी लेकिन अब मुलायम सिंह यादव कैसे समाजवादी नेता हो सकते हैं, या लालू यादव अपने परिवार के, वो संसद में 5 लोकसभा में सदस्य बैठे हुए हैं, 5 विधानसभा में बैठे हुए हैं, एक परिवार से 10 से 11 एमपी एमएलए कैसे हो सकता है? उस सैफई में महोत्सव हो रहा है जिसमें बॉलीवुड के सितारे आके नाच रहे हैं। कौन सा समाजवाद की आइडियोलॉजी में ये संभव हो सकता है? तो मेरे ख्याल से दैट इज अ करप्शन दैट हैज सीप्ड इन। वो व्यक्ति उस व्यक्ति के उन एक्ट्स के कारण वो आइडियोलॉजी भी बदनाम हो रही है। शायद आप लोहिया जी को देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर को देखेंगे तो बोलेंगे नहीं उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप इनको देखेंगे तो फिर आइडियोलॉजी को ही बोलेंगे कि यार आइडियोलॉजी में ही कोई दोष था कि सबके सब तो वैसे ही निकल जा रहे हैं।
तो आपने बिहार की जो सिचुएशन की जब बात करी तो आप पूरे इंडिपेंडेंस के टाइम से, एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस से बिहार की सिचुएशन को पूरा ट्रेस करते हैं। तो आपने उसमें लैंड रेवेन्यू के 3 सिस्टम बताए हैं, मैं उन्हें नाम ऐसे याद नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट, हाँ, परमानेंट सेटलमेंट, रयतवारी एंड महलवारी। तो ये तीनों सिस्टम कैसे होते थे, हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, और हाउ इट प्लेड अ रोल इन शेपिंग द पॉलिटिक्स इन लालूस टाइम 90 से 2005 के बीच। तो ये जो लैंड रेवेन्यू के सिस्टम से अंग्रेजों के समय के थे, राइट। 18th सेंचुरी से स्टार्ट इनफैक्ट हो गए थे, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी इंडिपेंडेंस तक मोटा मोटी चले। तो उसमें उन्होंने देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मैकेनिज्म्स खड़े किए। साउथ इंडिया में लार्जली उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया कॉल्ड रैयतवारी। रैयत, हाँ, जो साउथ का एरिया है, आप देखिएगा महाराष्ट्र, आंध्रा, प्रेजेंट तमिलनाडु, केरला, इस वाले रीजन में, उसमें क्या था कि जो जमींदार जो रेंट कलेक्ट करेंगे वो लैंड प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होगा। मतलब अगर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई तो जमींदार को ज्यादा पैसे मिलेंगे रेंट। ओके। तो जमींदार को और अंग्रेजों को इंटर्न इंसेंटिव क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का। प्रोडक्टिविटी बढ़ी अगर तो उनको ज्यादा रेंट मिल रहा है, तो लैंड प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट हुई, इंसेंटिव्स टू डू वेल। इंसेंटिव्स टू डू वेल। तो अंग्रेजों के द्वारा लैंड प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट किया गया और उससे लिंक फिर हेल्थ में, एजुकेशन में, सब चीज में इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि लैंड प्रोडक्टिव बढ़ रही थी तो उनको भी फायदा हो रहा था। जो ईस्ट इंडिया का पार्ट है, बंगाल लार्जली, जो बाद में बिहार और ये पूरा आप एरिया ले लेंगे, यूपी भी उसमें, यूपी भी मेरे ख्याल से, हाँ मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो रेंट है वो फिक्स्ड है। ओके। वो कुछ भी आपकी प्रोडक्टिविटी रहे, तो अगर किसी का कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो फिर उसमें सिस्टम्स होंगे कि आप अप्लाई करें माफीनामा, या फिर वो डेफर्ड आप दे दे। कि कई जगह तो बारिश पे डिपेंडेंट होता है, कई बिल्कुल, जगह वैसे तो वो बहुत स्पेशल केसेस में फॉर उस ईयर के वो रेंट रिड्यूस कर दिए गए, बहुत स्पेशल केसेस हो गए। लेकिन जनरली ऑन अ ईयर, जनरल ईयर्स में जो रेंट है वो फिक्स रहेगा, चाहे तुम्हारी फसल थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो अब इससे क्या है कि उनको लैंड में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव नहीं था, उनको तो उतना ही रेंट मिलना है। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई, और लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, हेल्थ में, एजुकेशन में, किसी में भी इन्वेस्टमेंट। और पर जिस साल कम प्रोड्यूस हुआ उस साल दरिद्रता भी आ जाएगी। दरिद्रता भी आ जाएगी, करेक्ट। तो इसलिए जब लार्जर टर्म, लॉन्गर टर्म में से देखते हैं हम, तो आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट था इन लैंड प्रोडक्टिविटी, इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इज मच हायर देन ईस्ट इंडिया, क्योंकि वहां पे उनको कोई इंसेंटिव नहीं था इन्वेस्ट करने का। दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक रीजंस जो आप बोलेंगे ईस्ट इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में पीछे रहेगी, इसका मैंने जिक्र किया जी। और हाउ वाज इट कनेक्टेड टू द मॉडर्न टाइम्स, हाउ इज इट कनेक्टेड टू मॉडर्न टाइम्स? बिहार के उसमें 90s और 20 पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करा उसने? 90s से आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, बट अगेन सी, एक बार आप पिछड़ जाते हैं ना किसी भी चीज में, चाहे आप लैंड प्रोडक्टिविटी में, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, किसी भी चीज में, देन उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। ओके। then it will always be the case. So for example, let's say जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कंट्री में, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पंजाब हरियाणा के रीजन से, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी के रीजन से। तो अब तो ग्रीन रेवोल्यूशन कोई अलग से नहीं चलता है वहां पे, वो 60s के दशक में चला, उसी के मल्टी, लेकिन उसी के मल्टीप्लायर इफेक्ट से देख लीजिए आज तक हम लोग। ग्रेट। सो नेक्स्ट, आपने 1990s में बताया कि कैसे बिहार में क्रिमिनल्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। तो ये खाली बिहार का सिचुएशन था या ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा था, और ये कैसे कैसे हुआ था, इस पे थोड़ा एक बार हाईलाइट करिए। सो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पूरे इंडिया का फिनोमिना है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि बिहार का कोई फिनोमिना है। वहाँ ज्यादा हो रहा था, वहां ज्यादा होगा, थोड़ा यूपी बिहार के बेल्ट में ज्यादा होता है शायद। लेकिन बिहार में एक जो डिफरेंस मैं बोलूंगा बाकी स्टेट से है, इनफैक्ट यूपी से भी डिफरेंस बोलूंगा, कि बिहार में जो क्रिमिनल्स की एंट्री हुई उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई उसमें। इसी दौरान भागलपुर राइट्स भी होते हैं, तो उसे भी प्लीज टच करिए। ठीक है, भागलपुर राइट्स 1989 में होते हैं, 1989 में होते हैं। बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम राइट्स था, मैसिव इफेक्ट्स थे उनके, 1000 लोगों की करीब करीब उसमें मौत होती है। और कांग्रेस की सरकार थी तभी। कांग्रेस ने फिर उसी राइट्स के बाद फिर वापस जगन्नाथ मिश्रा को लेके आते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा को मुस्लिमों के लिए थोड़ा सा सिंपैथेटिक माना जाता था। लेकिन उस राइट्स के जो भी परपेट्रेटर्स थे उनको कांग्रेस की सरकार पनिश नहीं कर पाती है, और इस कारण से भी जो मुस्लिम्स का पूरा सपोर्ट था वो कांग्रेस उसी समय से करीब करीब लूज कर जाती है बिहार में 90s में,
और उसके बाद कभी भी वो वापस नहीं आती, वो लाटली जाके फिर जनता दल और उसके बाद लालू जी की पार्टी आरजेडी के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं जो मुस्लिम्स है। तो 89 की घटना है। 90 के दशक में आप 90 का चुनाव देखेंगे तो बिहार में 30 निर्दलीय विधायक जीत के आए। अच्छा। 30, कभी 1 2 2 4 5 आते हैं, उसमें 30 निर्दलीय विधायक जीत के आए। इनमें से ज्यादातर कहीं ना कहीं के बाहुबली थे। बिहार में चुनाव जीतने का ही मतलब है कि आपको बाहुबली होना है। बूथ कैप्चरिंग उसी टाइम का शायद फिनोमेना था। बूथ कैप्चरिंग भी, आपके पास बहुत बल होना चाहिए, और निर्दलीय बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के जीतना, तब को तो आपको और ज्यादा बड़ा बाहुबली होना पड़ेगा, है ना। तो 30 निर्दलीय विधायक जीत कर आते हैं। उसमें से ज्यादातर लालू जी के गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बाद में जुड़ते हैं, लेकिन उसी समय जुड़ते हैं। और उनके गवर्नमेंट में सपोर्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन में उन निर्दलीय विधायकों का नाम आता है, वो पप्पू यादव का आता है, जो अभी पूर्णिया से जीत कर आए हैं फिर से, जो अब लालू के अगेंस्ट हैं सो फार। तो उन्होंने मोबिलाइज किया, निर्दलीय विधायकों ने उनको समर्थन भी दिया। 90 के दशक में क्या हुआ कि क्रिमिनल्स तो पॉलिटिक्स में अभी भी इनफैक्ट आते हैं बहुत सारे, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का, वो उस समय हुआ। एक्सेप्टेंस एक तरीके से एक्सेप्टेंस वो मतलब उसी के पार्ट ही बन गए, राइट। वो अलग अलग नहीं रहे मेरे ख्याल से, वो आप अलग ही नहीं कर पाते दोनों को। कौन क्रिमिनल कौन पॉलिटिशियन, वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया। तो ये डिस्ट्रस्ट फॉर कांग्रेस से भी मतलब हुआ था, ये भी एक रीजन था क्या कि जो 89 भागलपुर रॉयट्स हुए और कांग्रेस पे तो बिहार के लोगों का भरोसा हट गया था जी। सो उस वजह से भी वो निर्दलियों की तरफ ज्यादा गए, कि या वो मोस्टली पावर प्ले ही था, कि क्या कहेंगे हम? जो 90 के आसपास का चुनाव देखेंगे, 90-95 का चुनाव देखेंगे, वो सब वो माइट का चुनाव होता था। जिसके पास ताकत है वो जीतेगा। ताकत दो टर्म्स में, एक तो बल जो क्रूड फोर्स हम बोलते हैं, और दूसरा पैसा। इन दोनों के बिना बिहार में चुनाव जीतना संभव ही नहीं। फियर कितना रोल प्ले करता था इसमें? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो आप 90-95 के चुनाव देखेंगे और उस समय के न्यूज़पेपर्स आप उठा के देखेंगे, कोई ऐसे चुनाव नहीं होते थे जहां कम से कम 2-3 बार चुनाव काउंटरमैंड नहीं होता हो, फिर रीपोलिंग नहीं होती हो, कम से कम 100-200 बूथ कैप्चरिंग के न्यूज़ नहीं आते हो, कम से कम 10-20 लोगों की हत्या के न्यूज़ नहीं आते हो। ऐसे कुछ चुनाव ही नहीं होते थे। तो फियर एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट वोटर्स फियर्ड होते थे। वोटर्स कंटेस्टेंट को तो आप छोड़ दीजिए, मैंने बुक में मेंशन किया है कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे कंटेस्टेंट्स, जो खड़े हुए कंटेस्टेंट्स का मर्डर हो गया है प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। इनफैक्ट एमएलए की मर्डर हो गई है पोस्ट इलेक्शन, क्योंकि वो जीत कर आ जाता है। एक बहुत प्रोमिनेंट प्रभुनाथ सिंह एमएलए हुआ करते थे मशरक के, उनके अगेंस्ट जीतकर एक वो विधायक आ गया था। उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि अगर मैं हार गया तो मैं छोड़ूंगा, और उन्होंने मार दिया। तो इस तरह के इतने इंस्टेंसेस थे। तो वो जो पूरा इलेक्शन का मैकेनिज्म था, वो पूरा बल का ही मैकेनिज्म था। तो किसी को बहुत हिम्मत चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए भी, फाइल करने के लिए। आज के दिन में आपको मन है इलेक्शन लड़ने का, क्या फाइल कर सकते हैं, और वैसे डर नहीं है। उस समय अगर आपको इलेक्शन के लिए आपने कह दिया कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, तो जो वहां का एग्जिस्टिंग विधायक या कैंडिडेट्स हैं, अनकंटेस्टेड कितनी सीट होती थी, ऐसा कुछ सिनेरियो होता था ऐसे, अगर आपको याद? नंबर्स मुझे ऑनेस्टली नहीं याद है, और मैंने इस पे कोई रिसर्च भी नहीं किया है। अनकंटेस्टेड मुश्किल है, क्योंकि हर क्रिमिनल से बड़ा एक दूसरा क्रिमिनल होता है, कोई ना कोई बैक कर ही रहा हो, और कम से कम वो मानता तो अपने आप को जरूर है। तो कोई किसी को अपने आप को छोटा क्रिमिनल नहीं मानता है। जो पंचायत चुनावों में तो ये शायद काफी हद तक होता है, बहुत ज्यादा वहां तो, क्योंकि छोटा एरिया की बात हो रही होती है, छोटे एरिया की बात होती है, बहुत क्लोज ग्रुप्स में होता है, बहुत आपस में एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा। अब 92 में आते आते नीतीश जी और लालू जी एकदम अलग हो गए थे। नीतीश जी का आपने एक कोट किया है कि अब साथ चलना मुश्किल है, भूरा बाल साफ करो चैप्टर में है ये। तो इस चैप्टर का और इन दोनों का कैसे अलग होते हैं, कैसे, ये बताइए एक बार। तो नीतीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था लालू जी के मुख्यमंत्री बनने में 1990 में, और इस बात को लालू जी भी मानते हैं, इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है। क्योंकि दोनों समाजवाद से आते थे, उनकी विचारधाराएं एक थी, और नीतीश जी को लगा कि लालू वो फोर्स हो सकते हैं जो सबको हम लोग को लीड कर सकते हैं। इज अ वेरी स्ट्रांग वॉइस, स्ट्रांग पर्सनालिटी, समाजवाद को मानते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। लेकिन 1-2 साल के अंदर ही उन्हें दिखने लगा कि इन्हें गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। वो समझ में आने लगा, उनके आसपास जो लोग थे उनके जो कमेंट्स आने लगे। नीतीश जी ने एक दो बार उनसे बात करने की कोशिश की, और मैंने उसमें कोट किया है कि एक बार नीतीश ने कुछ विकास की बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा क्या डेवलपमेंट रटते रहते हो, डेवलपमेंट से कोई सत्ता थोड़ी मिलती है, सत्ता मिलती है वोट बैंक।
है ना। फिर और एक ऐसा ही कोट है जिसमें नीतीश जी शायद कुछ सलाह देते हैं या कुछ करते हैं, तो लालू अपने लोगों को बोलते हैं कि नीतीशवा क्या करना चाह रहा है, मेरा कुर्सी हथियाना चाहता है क्या, राइट। तो वो समझ में आ गया नीतीश जी को कि वी हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग पर्सन। ये विपक्ष में तो ठीक था, लेकिन ये सत्ता पावर में ठीक नहीं है। काम कम बातें ज़्यादा। करेक्ट, और कम नेगेटिव, इनफैक्ट कम नहीं नेगेटिव, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों में मनमुटाव होने लगी, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगा। नीतीश जी ने बात करने की कोशिश की 2-4 बार, वो बातें नहीं हुई। फिर एक घटना होती है 1994 में, वो बिहार भवन में, मैंने उसका जिक्र किया है, ये दिल्ली के बिहार भवन में लालू अपने, उनके साथ एक ललन सिंह जी जो अभी भी जेडीयू के पिछले अध्यक्ष थे, वो ललन सिंह थे, उनके साथ सरयू राय जमशेदपुर से जो विधायक हैं वो थे। ये लोग बिहार भवन में लालू से मिलने जाते हैं कुछ बातचीत के लिए, और श्रीकांत जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है चिट्ठियों की राजनीति, उसमें उन्होंने पूरे लेटर को रिप्रोड्यूस किया है और उस घटना को उनका जिक्र किया है। तो कहा जाता है कि वो जैसे ही ये लोग अंदर घुसे और शायद ललन सिंह को देखकर या उन्होंने कुछ कहा हो, उससे लालू बिदक गए और उन्होंने वहीं से चिल्लाना शुरू किया और कहा कि निकालो उन सबको, बाहर फेंको, इन सबको रगड़ के बाहर निकालो। और फिर वो सिक्योरिटी आई और बहुत धक्का मुक्की हुई, लोग बाहर निकले। फिर उसी समय नीतीश जी ने एक लेटर डिक्टेट करा और कहा भी लेटर लिखिए, और वो चिट्ठी प्रोड्यूस की गई है श्रीकांत जी की किताब में, मैंने उसको कोट किया है, जिसमें उन्होंने पूरा विवरण दिया कि कैसे हम लोगों ने साथ मिलकर एक समाजवाद का सपना लिया था, कैसे हम लोगों ने साथ मिलकर आडवाणी जी के रथ को रोका था, और सब चीज़ के लिए आप खुद ही क्रेडिट लेते गए। हम लोगों ने कहा था कि सबकी सरकार होगी, आप सिर्फ एक जाति की सरकार इसे बना के रख दी है आपने, बाकी किसी को आप साथ लेकर नहीं चलते। बहुत लंबी चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा कि अब आपके साथ चल पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। उसके बाद जनता दल की एक बैठक थी, 94 की बात है, 94 या 95 की, उसमें दिल्ली में एक बैठक थी पूरी जनता दल की। उस बैठक में नीतीश जी ने बहुत खुलकर विरोध किया लालू का, और कहा कि अगर इस नेता को हम लोग नहीं हटाते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगी। एक खुल के विरोध किया। इसके बाद फिर पटना में एक तो हुआ क्या था कि जब लालू जी की सरकार बनी थी तो सबको लगा कि ये हम सबकी सरकार है, और खासकर जो ओबीसी वर्ग था। तो ओबीसी में आप देखेंगे जो सबसे टॉप 3 ओबीसी आते हैं, जिनको मिडिल कास्ट भी बोलते हैं बिहार में, जो सबसे संपन्न है ओबीसीज में, वो है यादव, कोयरी और कुर्मी। तो जब ये सरकार बनी तो सबको लगा कि हम सबकी हिस्सेदारी होगी और हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो दिखने लगा कि लालू जी को इंटरेस्ट नहीं था बाकी किसी को आगे बढ़ाने में। वो कुछ अपने लोग और अपनी जाति, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते थे। तो कुर्मियों में बहुत डिस्कंटेंट हुआ। मैंने कहा यार ये तो कोई अंतर ही नहीं आया पहले की सरकार और अभी की सरकार में, हम अभी वैसे ही हाशिए पे हैं जैसे पहले थे। तो 1994 में एक बहुत बड़ी कुर्मी महारैली होती है पटना के गांधी मैदान में, और नीतीश जी को इनवाइट किया जाता है उसमें। वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसी कम्युनिटी से आते हैं। नीतीश जी को इनवाइट किया जाता है उसमें, और लेकिन नीतीश जी थोड़े स्केप्टिकल थे उस रैली में जाने को लेकर, क्योंकि वो खुद को एक कास्ट से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते थे, लोगों का नेता। करेक्ट, वो एक जाति का नेता नहीं बनना चाहते, और खासकर वो लालू का देख रहे थे कि वो कैसे जाति के नेता बनकर क्या हो रहा था उनके साथ, तो वो इमेज में वो नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत अवॉइड किया, लेकिन फिर, और थोड़े वो इंडिसाइसिव हैं, उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट कहा जाता है कि इज ऑफन वेरी इंडिसाइसिव ऑन दीज मैटर्स। लेकिन फिर उन्होंने वो रैली में गए, और उस रैली के मंच से उन्होंने फिर बहुत ज़ोरदार भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम छीन कर लेंगे। और मेरे ख्याल से फिर वही एक पॉइंट था जहां फिर समझ में आ गया कि अब ये साथ नहीं चलने वाले हैं। फिर अगले वर्ष उन्होंने समता पार्टी का गठन किया जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ मिलकर, फिर समता पार्टी बनी, फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़े, और आगे की कहानी बढ़ी। तो 94-95 आते आते तक, जैसे आपने बताया, पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स में, क्राइम और पॉलिटिक्स में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं था। फिर कई नाम आते हैं इस टाइम पे, आपने इनका सबका धीरे धीरे करके बताया है, जैसे कि पप्पू यादव, आनंद मोहन, शहाबुद्दीन, और मुझे लगता है, ये मेरा अजम्पशन है कि मुख्तार अंसारी जो शहाबुद्दीन के पास ही थे, वो दोनों क्लोज एसोसिएट थे, और उस शायद उधर से मऊ और उस एरिया में 2 घंटे का रास्ता है बस, जो यूपी में थे। फिर भुट्टन शुक्ला एक थे जिन्होंने एक डीएम को मतलब पब्लिकली गोली मार दी। एंड आपने इसको कंपेयर किया लाइक अ डीपली डिवाइडेड अफ्रीकन नेशन, बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार बताया। तो ये इस पूरे फेज को एक बार एक्सप्लेन करिए। बाल्कनाइजेशन एक टर्म है जो बाल्कन कंट्रीज डिवाइड हुए थे यूरोप में,
यूरोप में, यूगोस्लाविया, Yes. तो उसको बाल्कनाइजेशन टर्म हुआ कि मतलब कैसे वो स्टेट्स डिसइंटीग्रेट हो गए। 1947 शायद इंडिया के लिए भी ये टर्म यूज किया था कि बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया करने की कोशिश कर रहा है ब्रिटेन। कोशिश कर रहा है, करेक्ट, राइट। तो बिहार में मैंने ये टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर समझेंगे तो बिहार 90s में गवर्न इस प्रकार से हो रहा था कि सरकार थी एक जो पटना में बैठी हुई थी। पैरेलल 2 गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, वो पटना में बैठी हुई थी, वो दैट वाज स्टेट गवर्नमेंट, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन लालू जी ने क्या किया था, मोटा मोटी बाकी रीजन्स को डिवाइड कर दिया था कि अनऑफिशियली सिवान में कुछ भी होगा तो शहाबुद्दीन देखेंगे। अच्छा, मतलब वहां उनके बोले बिना कुछ नहीं हो। पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, डीएम भी कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब वहां के लिए जो भी है वही है भाई, उनसे पूछो, उनसे पूछ लो, है ना। एक पूर्णिया या मधेपुरा में कुछ भी होगा तो पप्पू यादव करेंगे भाई, हमारे पास मत आओ, वो देख लेंगे। अगर बहुत कुछ एस्केलेशन हुआ तब हमारे पास आना। ठीक। पहला लेवल का सॉल्यूशन तो वही करेंगे, जो बोल दिया सो बोल दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे बिहार के हर एक क्षेत्र में वो किसी ना किसी बाहुबली का गढ़ हो गया था। कहीं कहीं बाहुबलियों के बीच आपस में खींचतान थी और कहीं कहीं एक छत्र राज था। तो इसीलिए मैंने बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार का टर्म यूज किया है। और उस पूरे एरिया के दौरान, इस पूरे 90 के दशक के दौरान आप देखेंगे इसके कारण क्या हुआ कि वो जो भी आप क्रिमिनल्स बोले, उनको पॉलिटिशियंस बोले, उन जगहों पे उन्होंने तांडव मचाया। आप एक एक की स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके क्राइम्स की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप सिहर जाएंगे। जैसे शिवान में कहते हैं कि, कहते क्या है, मतलब आई नो इट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मेरे दोस्त यार जितने भी वो वहीं रहे हैं, उन्होंने कहानियां सुनाई हैं मुझे। तो वहाँ की दुकानों में शहाबुद्दीन के पोस्टर्स लगे होते थे, क्योंकि टू शो अलीजेंस कि आपको हम मानते हैं, तो दुकानों में शहाबुद्दीन के पोस्टर्स लगे होते थे। दुकानों से पूरे मार्केट से लेवी वसूल होती थी। कोई भी केस पहले कोर्ट में नहीं होके शहाबुद्दीन के पास जाती थी, शहाबुद्दीन फैसला सुनाते थे उस पर। हम इस क्षेत्र के राजा हैं, ऐसा कुछ आपने कहीं लिखा भी है? बिल्कुल, शहाबुद्दीन उस पर फैसला सुनाते थे। वहाँ के सिनेमा घरों के टिकट प्राइस से लेकर डॉक्टर की फीस कितनी होगी से लेकर स्कूल की फीस कितनी होगी, कोर्ट रन कर रहे थे एक पैर। कोर्ट है वो, बिल्कुल कोर्ट। और कोई आदेश हो गया तो फिर उसके खिलाफ कोई अपील कहीं नहीं हो सकती है। कोर्ट में तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ना, वहाँ भी तो सिंगल बेंच है वो। तो वो जो तांडव था, और जो मैंने घटनाओं का जिक्र किया जैसे चंदा बाबू के यहाँ, वो मर्डर्स इतने कॉमन, वो एसपी को उन्होंने चाटा मार दिया था, तो और किसी की क्या। जब पुलिस सेफ नहीं है, एनकाउंटर में पुलिस के 3 लोग मारे गए थे उनके यहाँ, जब रेड हुई और एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली, तो पुलिस ही नहीं सेफ थी तो आम आदमी क्या सेफ होगा। और ये सिर्फ मैं सिवान की एक बात कर रहा हूँ, आप हर एक एरिया में चले जाएं, आपको पूर्णा मध्यपुरा में पप्पू यादव मिलेंगे, आपको गया जहानाबाद में सुरेंद्र यादव मिलेंगे, आपको मुकामा बेगूसराय बेल्ट में उस समय दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, फिर अनंत सिंह ये मिलेंगे। हर एरिया में आपको ऐसे ऐसे बाहुबली मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इट रिजेंबल्ड अफ्रीकन स्टेट। डीएम की यार मॉब लिंचिंग हो गई, भीड़ ने पीट पीट कर डीएम को मार डाला और वहीं पे पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी गई डीएम को। तो और कौन सेफ रह सकता है उस स्टेट में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच लेने का लालू यादव का कोई पर्पस था कि ये धीरे धीरे डेवलप हो गया, क्या था कि ये पर्पसफुल कैलकुलेटेड पर्पस था। अच्छा, पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं। वो कैसे कंसोलिडेटेड रह सकता है, जैसे आप, मैंने बुक में भी जिक्र किया, जैसे वीपी सिंह के केस में आप जाएंगे तो उन्होंने मंडल कमीशन लाने का उनका सबसे बड़ा एक रीजन था कि उनकी जो वोट बैंक थी, उसको अजगर बोलते हैं, अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूत, वो स्लिप कर रही थी। अच्छा, तो उनको एक नया वोट बैंक चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि मंडल कमीशन वुड बी अ गुड इंस्ट्रूमेंट, मैं बैकवर्ड्स का नेता बन सकता हूं। तो आप किसी भी फेज में देखेंगे तो पॉलिटिशियंस एंड पार्टीज अपना वोट बैंक कंसोलिडेट करती है। लालू यादव का वोट बैंक कौन था, यादव्स थे, थोड़े बहुत ईबीसी, थोड़े बहुत दलित एंड मुस्लिम्स, बट मेनली मुस्लिम्स एंड यादव्स। तो जितनी ज्यादा फॉरवर्ड कास्ट लालू को गाली देते थे, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उतना ही और लालू जी के लिए खड़ा होते थे। तो वो खाई जितनी ज्यादा बढ़ती, लालू जी को उतना फायदा होता, उनकी वोट बैंक उतनी ज्यादा कंसोलिडेट होती थी। तो उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच बहुत जानबूझकर चुना। कहीं ना कहीं ये कास्ट सेंसस की जो डिमांड आ रही है, क्या ये उसी से इंस्पायर्ड है? ये बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है। उसके हो सकता है बोलने के 10 वो फायदे अलग गिना रहे हो, और इनफैक्ट कास्ट सेंसस में जो सबसे सटल, उसको आरजेडी ने क्यों इतना पुश किया बिहार में, तो सबसे सटल रीजन यही है
उसके रीजन जो बता रहे हैं कि कास्ट बेसिस पे हम बहुत सारे स्कीम्स या जो भी पॉलिसीज लाना चाहते हैं, फॉल्ट लाइंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं बेसिकली, बट दिस इज ठीक द है, फसाड। डेटा आएगा तो उसके बेसिस पे हम पॉलिसीज लाएंगे। आई एम स्टिल वेटिंग, कास्ट सेंसस को आए हुए कम से कम 8-10 महीने हो गए हैं। 5 साल और आप रुक जाइए, एक भी स्कीम अगर आ जाए उसके बेसिस पे बिहार में, तो विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। उसका सिर्फ और सिर्फ, और उसकी शुरुआत मांग की कहां से हुई? आरजेडी से। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि उनको दिखाना था कि जो हमारी कास्ट है यादव्स, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसके सबसे नेचुरल दावेदार मैं, तेजस्वी यादव। तो नंबर्स का स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, इनफॉर्मली सबको पता है, लेकिन कास्ट सेंसस का तो ऑफिशियल हो गया। और आप देखिए जैसी वो कास्ट सेंसस आई, तो आप सोशल मीडिया पे जो बज़ देखेंगे, और मैंने बहुत फॉलो किया उसको, सबसे ज्यादा यही चलने लगा कि जब 14% हम हैं तो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी को होना चाहिए। तो उनका तो नैरेटिव पूरा हो गया। तो उस समय भी सबसे क्लियर था कि जितना ज्यादा वो डिवाइड इंक्रीज होगा, लालू का जो वोट बैंक है उतना ज्यादा कंसोलिडेट होगा। तो बहुत वो कैलकुलेटेड था, कुछ ऐसा नहीं था कि वो गलती से बोल दिए या ऐसे बोल देते थे फ्रिवलसली। नो, इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड वे फॉरवर्ड फॉर हिम। क्या ये जो फेवरिज्म होता है अपनी एक कास्ट के लिए, क्या ये ओवरऑल पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है कि बिल्कुल नहीं, नहीं? कभी नहीं। अगर कम्युनिटी को फायदा हुआ होता तो आप ऐसे देखिए, SECC अभी कास्ट सेंसस हुआ, उसमें सोशल स्टेटस भी सबका लिया गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छा। 90 के दशक में हम बोलते लालू जी की सरकार थी, और अक्सर बात करते कि सबसे ज्यादा यादव्स को फायदा होना चाहिए था उस चीज से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अभी जो कास्ट सेंसस आया 2023 में, उसमें भी उनकी स्थिति अभी भी जितने भी अपर कास्ट बोलते हैं उनसे बुरी ही है। क्यों है? कि कुछ लोगों को अपने सेलेक्टेड लोगों को करेक्ट। दे दिया। 15 साल आपकी सरकार थी, तो वो पूरा का पूरा वर्ग एटलीस्ट एक कास्ट उठ जाना चाहिए था ना। नहीं, क्योंकि वो तो नैरेटिव है, वो भी एक नैरेटिव है कि अच्छा इस कास्ट को, उसमें गिने चुने, इट्स अ प्रोपेगेंडा, उसमें गिने चुने शायद वो 0.5-1% जो उनके आसपास वाले लोग हैं जो ऑलरेडी प्रॉस्पेरस हैं, थोड़े और उनको फायदा मिलता है। रिच गेटिंग मोर रिच। करेक्ट। जो एक्चुअली बॉटम ऑफ पिरामिड होंगे उस कास्ट में भी, वो तब भी गांव में उसी हालत में होंगे, अब भी मोटा मोटी थोड़ी बेहतर हालत में होंगे, जैसे जैसे सब उठ रहे हैं वैसे बैठे उठे होंगे, उनमें कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिफरेंस नहीं आया होगा। थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट होते हुए, मैं नहीं, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, मैंने कई लोगों से लेकिन सुना है, 14 के इलेक्शन में भी हुआ था, 19 के इलेक्शन में भी, कि बीजेपी के जो वोटिंग पैटर्न था उसमें ये कास्ट लाइन्स ब्लर हुई थी। ये कितना सही है, और आप इस पे थोड़ा सा मतलब बताइए, क्या सच है? आप एनालिसिस करते हो तो थोड़ा सा आप जो अभी का पॉलिटिक्स देखेंगे, आई थिंक इस बार नहीं हुआ है उतना, उस टाइम इस बार थोड़ा रोल दोबारा वही वैसा ही रहा है, बट पिछले 2 इलेक्शंस में ये ब्लर थी थोड़ी। जो आप अभी का पॉलिटिक्स देखेंगे, इसमें 2 फोर्सेस हैं जो जिनमें खींचतान हो रही है। एक, जो फोर्सेस हिंदू कंसोलिडेशन चाहता है, जो आप बोल सकते हैं बीजेपी लार्जली, और दूसरा जो ये कंसोलिडेशन नहीं चाहता है। और इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि इफ दे आर एबल टू क्रिएट और ब्रिंग सम अदर आइडेंटिटी, अगर वो डिवाइड कर पाए हिंदूज को और फिर उनको कुछ अदर कम्युनिटीज के साथ मिला पाए, तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हो जाएगा उनका वोट बैंक। स्टैटिस्टिक्स पूरा पता है ना, 3-4% पे पूरा गेम होता है कि 30% से थोड़ा ऊपर चले गए तो यू हो गया। करेक्ट। तो अगर हम कुछ लोगों को बोल पाए कि तुम हिंदू नहीं हो, या तुम्हें वो लोग पूरा हिंदू नहीं मानते हैं, करते हैं, तो वो हिंदूज में अगर अपने आप को फील नहीं करेंगे, तो मैं उनको अदर कम्युनिटीज के साथ कंबाइन करके अपना कॉम्बिनेशन बना लूंगा। सो लेट्स से मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, है ना, और मैंने जिसको भी अगर तोड़ लिया हिंदू से, अगर उसको कंबाइन कर लिया, तो आई हैव अ फॉर्मिडेबल वोट बैंक। तो वो नहीं चाहते कि हिंदू कंसोलिडेशन हो। So is this the vote calculation that Congress have always Yes, followed? always, always. And those who are against Hindus and consolidated लार्जली। सो आजादी के बाद डिफरेंट था वोट बैंक कांग्रेस का। आजादी के बाद जनरली आप देखेंगे तो जो कांग्रेस के कंस्टिट्यूएंट्स थे वो थे फॉरवर्ड कास्ट्स, दलित्स, मुस्लिम्स, ये सबसे मेजर वोट बैंक थे। धीरे धीरे वो चेंज हुआ है, अब वो शिफ्ट हो गया। आप लार्जली देखेंगे जो कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस और जितने भी रीजनल पार्टीज या समाजवाद की आप पार्टीज बोलते हैं, इनमें आप देखेंगे इनका कंसोलिडेशन है मुस्लिम्स, वो जिस कास्ट से आते हैं वो वाला कास्ट, और वो कास्ट जिनको वो तोड़ पाए हिंदू से बाहर। तो फिर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इन्होंने भी तो कांग्रेस का ही प्लेबुक यूज करा। एग्जैक्टली। तो अब जैसे देखेंगे मुलायम सिंह यादव तो मुस्लिम्स, यादव्स, और अगर किसी को तोड़ पाए वो, लालू को देखेंगे तो मुस्लिम्स, यादव्स,
और अगर किसी को तोड़ पाए तो इट रन्स द सेम वे एवरीवेयर। तो अभी भी वही चल रहा है कि अब हिंदूज को अगर आपको डिवाइड करना है तो कौन सा सबसे प्रोमिनेंट फॉल्ट लाइन हो सकता है, वो है कास्ट। तो कास्ट के बेसिस पे जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ झारखंड में, इनफैक्ट मैं जिस स्टेट से आता हूँ तो वहाँ पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर अभी जेल में, इनफैक्ट उनका एक इंटरव्यू आया था 1-2 साल पहले न्यूज़ लॉन्ड्री को, और उन्होंने बहुत ब्लेटेंटली ये लाइन यूज़ की थी कि आदिवासीज आर नॉट हिंदूज। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे बस बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया, वेरी यस हेमंत सोरेन, बहुत कैलकुलेटेड है ये। राइट, उसको नॉट हिंदूज बोल के वो चाहते हैं कि उसके साथ न जुड़ के बाकी के साथ जुड़ गए। जो साउथ के लीडर्स आज कर रहे हैं कि सनातन को गाली देना और ये वो, दिस इज वेरी कैलकुलेटेड। वैसे थोड़ी है कि वो बस जोश में आके उसने बोल दिया। तो पूरी इंडिया अलायंस का एक तरीके से करेक्ट एजेंडा होगा। वो ये चाहते हैं थ्रू द्रविडियन पॉलिटिक्स, सनातन को गाली देना मतलब अब उसमें से वो जितना भी तोड़ पाए, वो कुछ दलित कम्युनिटीज को तोड़ना चाहते हैं, कुछ आदिवासी कम्युनिटीज को, वो देखते हैं जहां भी थोड़ा फॉल्ट लाइन क्रिएट हो सके, जिनको सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अभी तक उतने नहीं मिल पाए। कहीं ना कहीं आता तो ब्रिटिश से ही है ना। बिल्कुल। तो ब्रिटिश ने इसको कैसे यूज किया था? आई एम जस्ट गेटिंग क्यूरियस और मैं डाइवर्ट हो रहा हूं। एग्जैक्टली, सी फॉर एनीबडी टू रूल you need somebody to back you up. Very simple principle. And for somebody to back you up, there has to be some common enemy, जिसके विरोध में आप कंबाइन कर रहे हो। राइट। तो आपको एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, अस वर्सेस देम का। That was Brahmin patriarchy that they created. राइट। तो अस वर्सेस देम आप क्रिएट कीजिए, अस को अपने साथ मिलाइए एंड देम के अगेंस्ट आप फिर नारा देते जाइए। दिस इज अ प्लेबुक ऑफ, मतलब आप हिस्ट्री से देखेंगे, आज तक देखेंगे, एंड दैट इज व्हाट कांग्रेस इज डूइंग राइट नाउ। तिलक तराजू और तलवार। करेक्ट। ठीक है। अगला फिर हम आते हैं स्कैम जो हुआ था, विच बेसिकली सेंट लालू टू जेल, फिर राबड़ी देवी आ जाती हैं। तो आपने इसका टाइटल दिया स्कैम दैट शुक इंडिया। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कैसे ये पकड़ा गया था। और मैं वो भी हाईलाइट करना चाहूँगा, आपने लिखा भी है कि वेटरनिटी कॉलेज से ही ये स्टार्ट हुआ था और काइंड ऑफ उनका कंप्लीट 360 डिग्री सर्कल वहीं पे आके हुआ जब ये स्कैम हुआ। तो प्लीज़ हाईलाइट करें। जब ये 1996 अगर आप देखेंगे तो लालू करीब करीब अपने पीक पर थे। 1990 के जो चुनाव थे वो जनता दल ने लड़े थे, कोई चीफ मिनिस्ट्रियल फेस नहीं था, जनता दल जीत कर आई, तो फिर चीफ मिनिस्टर्स की रेस चली जिसमें लालू जीत गए। बट वो लालू की जीत नहीं थी, लालू ने जस्ट 3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था इनफैक्ट, और वो एमपी थे, उन्होंने तो विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा था, तो किसी भी मामले में उनकी जीत नहीं थी। 95 में लालू ने चुनाव लड़ा एज चीफ मिनिस्टर एंड रिटर्निंग चीफ मिनिस्टर का फेस बन के, तो इट वॉज हिज विन। और जब 95 में वापस जीत के आए तो पहली बार हुआ था 67 के बाद, 67 के बाद, कि कोई सरकार फिर से आई, रिपीट हुई, कोई चीफ मिनिस्टर बिहार में। इतनी अनस्टेबल सरकारें थी, तो एक चीफ मिनिस्टर रिपीट हो रहा और इतना लोग का सपोर्ट था उनको। 95-96 में उनको जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। पूरी जनता दल का। तो लालू के सितारे एकदम बुलंदी पे थे। लालू, अगर आपको याद होगा, ही वॉज वन ऑफ द प्राइम कंटेंडर्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन जब संयुक्त मोर्चा की सरकार आई। Which year? 95-96 में। 6 है ना? करेक्ट। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स थे वो, तो मुलायम सिंह यादव उनके विरोध में उतर गए कि दूसरे यादव को तो मैं बनने नहीं दूंगा। अच्छा। तो एंड अदरवाइज ही वॉज वन ऑफ द प्राइम कंटेंडर्स। तो 96 में ही वॉज देयर लाइक अ राइजिंग स्टार। एंड जस्ट उसी के बाद ये स्कैम सामने आने लगा। मैंने थोड़ा सा उसका लिखा है कि स्कैम कैसे सामने आया, जिसमें उस समय एक सेक्रेटरी हुआ करते थे वीएस दुबे, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट। उन्होंने देखा कि यार बहुत, और ये बिहार में बहुत कॉमन था 90s में, कि जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी होते थे उनके वेतन बहुत बहुत महीनों तक नहीं मिलते थे। तो आप हमेशा न्यूज़पेपर्स में देखते थे कि शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, लिपिकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, पुलिस वालों को इतने महीने से वेतन यहाँ नहीं मिला है, बहुत अक्सर होता था। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि काम भी कुछ नहीं हो रहा, हम लोग वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी फाइनेंशियल हालत है सरकार की, सरकार पैसों का कर क्या रही है। तो ही देन सेंट अ लेटर टू ऑल द डीएम्स, इज व्हाट ही राइट्स इन इन हिज ओन टर्म्स। और चाईबासा जो एक डिस्ट्रिक्ट है अभी झारखंड में, साउथ बिहार उसमें होता था, वहाँ के डीएम थे अमित खरे। ही इज नाउ इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, अ वेरी ऑनेस्ट एंड अ वेरी अपराइट ऑफिसर। तो उन्होंने चाईबासा ट्रेजरी पे रेड किया और वहाँ से उन्होंने देखा कि जो एनिमल हस्बेंड्री के बिल्स और रिसीट्स थे, उसका टोटल एक्सपेंस था वो उसके बजट के 2 गुना 3 गुना था। ओके। राइट। तो उन्होंने
फिर उसके डिटेल्स में गए तो उन्होंने देखा कि जितने भी रिसीट्स थे, बिल्स थे, वो सारे फर्जी हैं। फिर दुमका ट्रेजरी पे रेड हुई, वहाँ पे यही निकल के आया। तो दिखने लगा कोई एक पैटर्न है, राइट। फिर डेप्थ में गए तो दिखा कि ये कुछ तो एक घोटाला है बहुत बड़ा एनिमल हस्बेंड्री में जो चल रहा है ऑलरेडी। तो ये थोड़ा प्रेस में आ गया, मीडिया में आ गया, हल्ला होने लगा, कंट्रोल से बाहर हो गया लालू के। तो लालू ने आनंद फानंद में एक वन मैन कमेटी बना दी इसमें, इसको ये करने के लिए, चेक करने के लिए। कुछ दिनों बाद जो कमेटी का हेड था उसी का नाम आने लगा उसमें, उस स्कैम में। तो वह यार ये तो फिर घोटाला कुछ चल रहा है। तो फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया, कोर्ट में PILs गए, PIL कोर्ट ने फिर डायरेक्ट किया CBI को इसको कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन। CBI ने कंडक्ट करना शुरू किया। बहुत प्रेशर आया उस समय के प्राइम मिनिस्टर से इनफैक्ट, एंड जोगिंदर सेज इन हिज इंटरव्यू कि IK गुजराल कॉल्ड मी अप एंड सेड कि यू गो स्लो ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन, एंड आई टोल्ड हिम कि व्हाट हैपेंस बिटवीन द CBI एंड हाई कोर्ट इज नन ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस, एंड अगर आपको मुझे कुछ डायरेक्ट करना है तो आप मुझे रिटर्न ऑर्डर्स दीजिए। ऑफ कोर्स कोई नहीं देता। तो या तब तक लालू को समझ में आ गया था कि अब ये गेटिंग आउट ऑफ अपने बस की बात नहीं, इसको कंट्रोल करना। देन ही वाज अरेस्टेड एंड यू नो बहुत बड़े ही उस समय के लिए घटना थी। किसी को विश्वास नहीं होता था कि कोई लालू को अरेस्ट कर लेगा। आप सोचिए बिहार जैसे स्टेट में जिस लालू राजा नहीं, उस समय सब कुछ था। मतलब उस समय ही वॉज लाइक कि जहाँ बिहार में जो बोल दो वो हो जाए। गवर्नमेंट नहीं थी, लालू राज था। इट वाज टू डिफरेंट थिंग्स। और उस राजा को अरेस्ट कर लिया जाए सेम हाउस से, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि लालू को अरेस्ट कर लेगा या लालू का भी अरेस्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था जो पकड़ने की वजह से, क्योंकि मैं जब बुक में पढ़ रहा था, आपने जो उसके बारे में मेंशन किया कि देयर वाज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर, मतलब कि कैसे रिसिप्ट होनी चाहिए, कैसे वो होना चाहिए, ओवरऑल प्रोसेस। तो उनको कोई ऐसा डर सा ही नहीं था शायद कि ऐसा कभी हो भी सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज जो ब्यूरोक्रेसी थी उस समय वो इतनी सर्वाइल हो गई थी। एक बहुत फेमस कोट है इमरजेंसी के समय का, आई डोंट नो कुलदीप नायर राइट्स दिस और हु राइट्स दिस, वन ऑफ द फेमस ऑथर्स ही राइट्स दिस कि व्हेन इंदिरा गांधी wanted the civil servants to bend, they crawled, राइट। तो लालू के समय भी वही था। वो ब्यूरोक्रेट्स इतने सर्वाइल थे, तो मुझे लगता था ये जो ब्यूरोक्रेट्स के सामने वो टेबल पे पांव चढ़ा के बैठे रहते थे और जो ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए पान का पीकदान उठाते थे, दिस वेरी ऑफन रिपीटेड कोटेड स्टेटमेंट्स कि वो पान खाते तो ब्यूरोक्रेट्स को बोलते थे पीकदान उठाओ और उस पर थूकते थे। तो उनको कभी इससे डर कैसे होगा कि ये ब्यूरोक्रेट्स उनका कुछ कर सकते हैं। इट वॉज द CBI और जिसके कारण कुछ हो पाया। अगर वो स्टेट के अंदर कुछ हुआ होता तो इट वुड हैव बीन कंटेन्ड। एंड कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए जो स्टेट के अंदर, जैसे उनके साले साहबों के मैंने कारनामे लिखा है, उसमें कुछ नहीं हुआ उनको, क्योंकि द स्टेट पुलिस हैड टू इन्वेस्टिगेट। कमिंग टू दैट, सो इसके बाद सबसे पहले आई वांट टू कवर दैट वायलेंस दैट हैपेंड इन दोस 10-11 ईयर्स। आपने 1990 से 2001 का डेटा दिया है। 59 रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स ऑफ कास्ट मैसेकर, डेथ ऑफ 579 पीपल, जो आपने आई फॉर एन आई चैप्टर है उसमें आपने सेना बताई हैं जो अलग अलग होती थी। एक भूमिहार सेना, रणवीर सेना, एक नक्सलाइट्स की अलग वो होती थी, फिर रणवीर सेना पे तो आपने पूरा चैप्टर कवर किया है। तो किस तरह का वायलेंस है, मतलब हाउ दिस वाज हैपनिंग एंड दिस इज समथिंग अनइमेजिनेबल। आप लिख रहे हैं तो शायद मैं कहीं ना कहीं उसको समझ पा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा था, बट ये नैरेटिव सही से तो कभी बाहर नहीं आया कि किस स्केल पे ये सब चीजें हो रही थी। तो एक बार प्लीज, और आपका एक पर्सनल रिलेशन भी है उससे, आई थिंक कहीं ना कहीं उससे भी टच करिए। या सो इन हेंस आई इनफैक्ट दिस चैप्टर इंटरेस्टिंगली, जब मैंने किताब लिखनी शुरू की थी तो ये पहला चैप्टर था जो मैंने लिखा था। ओके, आई फॉर एन आई। ओके, एंड क्योंकि बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे मेरे और मुझे पता भी नहीं थी किताब क्या फॉर्म लेगी, बट आई वांटेड टू राइट दिस डाउन फॉर पीपल टू रीड और व्हाट पीपल हैव गॉन थ्रू इन दैट रीजन फॉर 10 years, राइट। टू नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट बिकॉज कब अटैक हो जाएगा, यू नो, और मारे जाएंगे। ये डर आपको तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आपने वो फील नहीं किया हो, राइट। एंड ये कंटिन्यूस डर, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन का था या 2 दिन का था, ऑलमोस्ट 10 सालों में ये डर हमेशा होता था। एंड वो ये स्पेसिफिकली पूरा मगध रीजन में, राइट, विच इज गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, दिस बेल्ट वॉज अफेक्टेड लाइक एनीथिंग। आप देखेंगे जो नक्सलिज्म एक राइज आया बंगाल में, बिहार में भी उसके इफेक्ट्स आए, लेकिन बिहार में वो क्लास बेस्ड
आप देखेंगे नक्सलिज्म इज कॉल्ड क्लास बेस्ड स्ट्रगल्स, राइट। वो एक क्लास के खिलाफ है, हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स के खिलाफ, राइट। बिहार में वो कास्ट बेस्ड हो गया, वहां क्लास बचा ही नहीं। तो इट स्टार्टेड विथ कि अधिकार दिलाना है मजदूरों को, दलितों को, वेजेस मिलने चाहिए, उनकी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। बट अब धीरे धीरे देखेंगे वो जितने भी नक्सलाइट फैक्शंस थे वो एक एक कास्ट के आर्मीज बनते गए। तो उनके नाम जैसे एमसीसी जो सबसे वन ऑफ द डेडलीस्ट रहा उन फैक्शंस में, माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, लेकिन वो अब देखेंगे उसके 90% कैडर्स एक कास्ट से आते थे, यादव्स। ओके। तो वो क्लास बेस्ड रहा ही नहीं, वो कास्ट बेस्ड हो गया। सिमिलरली फॉर आप लिबरेशन का देखेंगे जो अनदर फैक्शन था, और तीसरा पार्टी यूनिटी जो बाद में पीपल्स वॉर ग्रुप से मर्ज हो गया। 3 या 4 फैक्शन थे ना इनके? 3 मेजर फैक्शन। 3। वैसे आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट में जो इतनी मतलब आइडियोलॉजिकली आप देखेंगे, मेरे कोट भी क्या है, 50-60 तो उनके फैक्शंस है, आपस में इनमें एग्रीमेंट नहीं है, तो वो क्या किसी और से एग्री करेंगे, राइट। तो उसमें सबसे जो डेडलीस्ट था वो ये एमसीसी था, राइट। वो भी कास्ट बेस्ड हो गया, क्लास तो खत्म हो गया। एंड व्हाई आई एम सेइंग कास्ट बेस्ड, क्योंकि आप जो थोड़ा सोशल हायरार्कीज देखेंगे बिहार में, तो एट सम प्लेसेस जो मिडिल कास्ट हैं, खास करके अपर ओबीसी, यादव्स, क्वेरीज, कुर्मीस, एट सम प्लेसेस दे मे बी ऑप्रेस्ड, एट सम प्लेसेस दे आर द ऑप्रेसर्स। तो जो सबसे पहला रिकॉर्डेड मैसेकर आप बेल्ची में सुनेंगे 1977 में, उसमें दलितों की हत्या हुई थी और जिन पर आरोप था वो कुर्मीस थे, राइट। सो इसीलिए अगर वो नक्सलाइट्स बोले कि वो क्लास बेस्ड स्ट्रगल होता तो दलित्स उसके सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते, लेकिन वो नहीं था क्योंकि वो कास्ट बेस्ड हो गया। और उसमें 90s के दशक में सबसे पहला जो सबसे बड़ा मैसेकर हुआ 1992 में 12 में, जिसका मैंने जिक्र किया है, विच इज वेरी क्लोज टू माई पेटर्नल विलेज, एंड वन ऑफ माई बुआज, माई ओन बुआ लिव्स, शी स्टिल रिसाइड्स देयर, दे स्टिल लिव देयर। तो वहां से शुरुआत हुई। उसके रिएक्शन में, और पहले से भी कुछ कुछ प्राइवेट कास्ट आर्मीज थे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड थे। उसके रिएक्शन में रणवीर सेना बनी, जो फिर अगेन डेडलियर थी। और इन दोनों के स्ट्रगल्स में एक तरफ से ये लेट्स से अपर कास्ट के स्पेसिफिकली मुमिहाज के विलेजेस पे अटैक करते थे और मैसेकर्स करते थे एमसीसी वाले, उधर से रणवीर सेना वाले जिनको लगता था नक्सलाइट सिंपैथाइजर विलेजेस हैं वहाँ पे अटैक करते थे, वहाँ मैसेकर्स करते थे। और ये सिलसिला अगले 8-10 वर्षों तक चला। एंड उसमें मैंने लिखा है करीब करीब 59 मैसेकर्स हुए। दिस इज सो अनप्रेसिडेंटेड इन anywhere in world, anywhere in the world, like and we still in a we don't, democratic country, and still we don't talk about it. That's the मतलब ये मेरे को इतना स्ट्रांग फीलिंग है कि हम इसके बारे में कैसे नहीं बात करते हैं। हम बाकी स्टेट्स में 2-4-10 मर्डर हो जाते, इतनी सारी बातें करते हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता है। एंड हेंस दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर दैट आई एवर रोट। आपका जो नेक्स्ट लाइन है व्हाट बिहार लॉस्ट, उसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप धीरे धीरे थोड़ा बताइए कि सभी सेक्टर का हाल बुरा था, बट आपने एक एग्जाम्पल दिया कि 90% सीट्स डॉक्टर्स की वेकेंट थी पोस्ट, तो ऐसे में तो क्या ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एक स्टेट का। सो व्हाट बिहार लॉस्ट ड्यू टू ऑल दिस, प्लीज समराइज दिस। ये चैप्टर लिखने का इंटेंशन ये था क्योंकि इसे मैं सिर्फ एक रिटोरिक नहीं बनाना चाहता था बुक को, क्योंकि एक विदाउट फैक्ट्स का कोई अगर स्टेटमेंट आप देते हैं या रिटोरिक देते हैं, इट कैन बी काउंटर्ड। सो आई ऑफन हियर दिस काउंटर कि जो 90s का एरा था सोशल रिवोल्यूशन का एरा था, सामाजिक क्रांति आ रही थी, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है। दिस इज अ वेरी फॉल्स नैरेटिव। वो सामाजिक क्रांति की आड़ में अपनी गलतियों को छुपाने का तरीका है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, आपकी सामाजिक क्रांति अगर आ भी रही थी तो सामाजिक क्रांति भी एक तरफ आती रहती है, एक तरफ सड़कें भी बन सकती थी, एक तरफ बिजली भी आ सकती थी, एक तरफ लोगों को खाना भी मिल सकता था। सामाजिक क्रांति लाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि तुम सड़कें बनाना, बिजली लाना, ये सब बंद कर दो, इंडस्ट्रीज बंद कर दो, डॉक्टर्स को भगा दो, ये थोड़ी जरूरी है उसके लिए। फिर काहे की सामाजिक क्रांति, कौन सी सामाजिक क्रांति? तो इसलिए मैंने ये चैप्टर लिखा और बहुत नंबर स्पेसिफिक। मैंने कहा कि आप देख लीजिए उन 15 वर्षों में बिहार की जीडीपी, स्टेट जीडीपी 1% के रेट से ग्रो हुई। जो लिबरलाइजेशन का एरा था, जो इंडिया के फास्ट ग्रोइंग का एरा स्टार्ट हुआ, और आप देखेंगे अटल जी की सरकार के समय भी एवरेज 6%, 6.5% ग्रोथ रेट थी। पूरी देश ग्रो कर रही है 6% से, और आप ग्रो कर रहे हो 1% से। कौन सा ऐसे देश का आप अलग सा हिस्सा हो भाई?
एक एवरेज ग्रोथ तो करोगे ना कम से कम। मान लो आप आउटलायर बहुत तेज नहीं कर सकते, ठीक है, गुजरात 10% से कर रहा है, कोई बात नहीं, बिहार 6% से कर रहा है, 1% कहाँ से लेके आ गया, राइट? सो इट मीन्स यू डिड नथिंग, है ना। और उसमें फिर मैंने कोट किया कि जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के जो फंड्स आते थे, जब राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर बोले अगले 4 सालों में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के फंड्स इन लोगों को वापस करने पड़े, वो फंड्स तक यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। कितने फंड्स फिर भी रफली अगर मैंने उसमें कोट किया है नंबर्स, इनफैक्ट आई थिंक 40% ऑफ द फंड्स। आप सोचिए एक ऐसा स्टेट जो सबसे गरीब ऑलरेडी है, जिसे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो सेंटर के फंड्स वापस कर दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बुरा हाल है कि आप फंड्स तक यूटिलाइज नहीं कर देयर वाज नो गवर्नेंस, देयर वाज नो एडमिनिस्ट्रेशन, एंड हेंस आई एम सेइंग, आप जितने भी नंबर्स में जाएंगे, आप एसडीआई इंडिकेटर्स में जाएंगे, 2005 आते आते जो बिहार की पर कैपिटा इनकम थी, वो देश के पर कैपिटा इनकम की 1/3 थी। ये तो आप बाद में कहेंगे ना कि पैसा नहीं है, पहले पैसा जो है उससे तो कम से कम इस्तेमाल करें। आप सोचिए देश में अगर प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए है, बिहार में 33 रुपए थी 2005 में। कितना अंतर हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि नंबर्स भी अगर आप देखें, अब किसी फील्ड में देखेंगे, आप वो डॉक्टर्स वैकेंसी मैंने बात की, मैंने टीचर्स वैकेंसी की बात की, स्टूडेंट पीपल रेशियो की मैंने बात की, 130 बच्चों पे एक टीचर। कौन सी सामाजिक क्रांति है जिसमें आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे? कौन सी सामाजिक क्रांति है जिसमें आप लोगों को इलाज नहीं दे रहे? ये सामाजिक क्रांति कैसे हो सकती है? वो तो है ही नहीं। प्रोपेगेंडा। एक क्राइम इंडस्ट्री भी एक इसी टाइम में हुई, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस पे कवर करने के लिए, बट 2 पॉइंट जो मैं आपने इसमें बुक में ही बताए हैं। एक तो एसपी जिन्होंने किडनैपिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी, दूसरा आपने एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया है, मतलब मेरे को बहुत एंटरटेनमेंट ही है एक तरीके से वो, अगर तुम बाहर से देख रहे हो कि किसी डॉक्टर की गाड़ी छीन ली गई, वो लालू जी के यहाँ कंप्लेंट करने गया और लालू जी के घर पे देखता है कि मेरी गाड़ी तो यहीं पे खड़ी हुई है। सो दिस वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड, एवरीथिंग वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड। कैसे था ये पूरा, कैसे क्राइम इंडस्ट्री चल रही है? आप देख लीजिए, जितने भी स्टेट स्पॉन्सर्ड इसलिए था क्योंकि अगेन एज आई सेड, इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट कि कौन क्रिमिनल और कौन पॉलिटिशियन है। यार उस एरा में शहाबुद्दीन से बड़ा क्रिमिनल कौन था पूरे बिहार में? एग्जैक्टली। और शहाबुद्दीन वहाँ का एमएलए और मिनिस्टर है गवर्नमेंट में। आप विश्वास नहीं करोगे कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, शहाबुद्दीन गृह राज्य मंत्री बनने वाले थे देश के। वो व्यक्ति जिसके ऊपर इतनी हत्याएं, लालू पीएम बनने की बात चल सकती है तो करेक्ट, वो तो उसलिए नहीं बने, तब तक उनपे वो एक कोई केस था, मुझे शायद चंद्रशेखर वाला या कोई मर्डर का हो चुका था, उसमें देयर वाज सम कन्विक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, तो वो नहीं बन पाए अदरवाइज। और उस बंदे की डीजीपी की रिपोर्ट है 2004 की मेरे ख्याल से, डीजीपी इन हिज रिपोर्ट सेज ही हैज कनेक्शंस विद द आईएसआई। जब शहाबुद्दीन के घर पे रेड हुई तो उनके यहाँ से जो एम्यूनिशंस मिले, पुलिस को ऑटोमेटिक लेजर गाइडेड वेपन्स मिले, नाइट विजन गॉगल्स मिले। सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेटमेंट सेज टू शहाबुद्दीन, हाउ डू यू इवन होल्ड दीज एम्यूनिशंस when no civilian is allowed to hold them, only the military can have these? Similar things are happening in the neighboring state, मुख्तार अंसारी, तो ये इसलिए very same, correct। and नेपाल के रास्ते और जो उनके यहाँ से आर्म्स निकले, उस पे आईएसआई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उस पे मुहर थे। what can be more obvious than that? DGP in his report says he has ISI connections, और वो बंदा देश का गृह राज्य मंत्री बनने वाला था। The state being appointed as, या गृह राज्य मंत्री बन जाता हो 96 में, सोचिए आप। तो उससे बड़ा क्रिमिनल कौन था पूरे बिहार में? तो आप पनिश किसको कौन करेगा यार? तो इसीलिए जो क्राइम इंडस्ट्रीज थे, वो जो क्राइम्स थे वो उसके इंडस्ट्रीज बन गए। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू चेन में सब लोग थे उसमें। तो जैसे आप एक किडनैपिंग ले रहे हैं या वो कार वाला आप जो इंसिडेंट बोल रहे हैं, तो उसके जो प्रोसीड्स थे वो वैल्यू चेन में हर किसी के पास पहुंच रहे थे। वो ऐसा थोड़ी था कि उसका हिस्सा पुलिस के पास भी पहुंच रहा था, मंत्री के पास भी पहुंच रहा था, और ऑफ कोर्स सीएम हाउस तक भी पहुंच रहा था। तो उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं पूरे राज्य में। उसमें मैंने और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स डाले हैं। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री अपने आप में बन गया। कैसे उसे स्टार्ट कर, कहा जाता है कि वो 5 महीने में 700 किडनैपिंग आपने बताया, पहली जब दूसरी गवर्नमेंट आती है इनकी। तो कहा जाता है कि चंबल बोल रहा हूँ, चंपारण में वहाँ पे डाकुओं का बहुत वर्चस्व हुआ करता। तो वो थोड़ा सा नदी और पहाड़ जंगल वाला एरिया है, करेक्ट।
तो उनको एक उस समय वहाँ पे पुलिस ऑफिसर होते थे, एसपी होते थे, उनको उस समय एक टास्क मिला कि यार ये डकैती कम करवाओ तुम किसी तरीके से। तो उन्होंने सारे डाकुओं को बुलाया, एंड दिस इन अपोक्राइफल स्टोरी, आई एम नॉट वैलिडेटिंग इट, बट मल्टीपल सोर्सेज आई हैव रेड दिस एंड हेंस आई हैव कोटेड दिस। आई हैव बीन वेरी पर्टिकुलर कि जो भी कोट करो उसका सोर्सेज जरूर हो। तो उन डाकुओं को सबको बुलाया और कहा कि यार जो डकैती है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है ना। एक तो मुठभेड़ होगा तुम्हारा पुलिस से, तुम भागोगे, सामान छीना झपटी में भी बहुत बार हो जाता है, जंगलों में तुम रहते हो, उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हो, तो ये डकैती बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ और चुनो। तो उसमें उन्होंने शायद, और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज इट, ये समझाया होगा कि जो रईस है उनसे पैसा लेना ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। तो किडनैपिंग की शुरुआत वैसे हुई कि जो बिजनेसमैन थे, प्रोमिनेंट लोग थे वहाँ पैसे वाले, उनकी किडनैपिंग शुरू हुई और उनके एवज में फिरौती मांगी गई। धीरे पहले तो ये सिर्फ उसी बेल्ट में रहा जो ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स वाले बेल्ट थे, नेपाल भाग जाएं, यूपी भाग जाएं, यहाँ छुप सकते हैं। धीरे धीरे लोगों को दिखने लगा कि इसमें पैसा है, इजी मनी है, और जहाँ भी आप बेरोजगार युवा को छोड़ देंगे बिना कोई अपॉर्चुनिटीज़ के, तो इस प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो धीरे धीरे ये सभी जगह पे फैल गया। पहले बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स, ये सब ऑब्वियस टारगेट्स होते थे, सब पैसे वाले लोग हैं। कोई गाड़ी वाला दिख गया, पकड़ लो, पता चल गया इसने गाड़ी खरीदी है तो पैसा होगा इसके पास, तो अगला तो टारगेट वही हो गया। तो लोग गाड़ियां नहीं खरीदते थे अपने, बंधुआ ब्याह, गाड़ी नहीं खरीदते थे। कोई भी ऐसा डिस्प्ले ऑफ वेल्थ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपकी गलती, आप किडनैप होंगे। फिर आप किसी और को मत बोलिएगा। 6 बजे के बाद अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर, सबके घरों में, मुझे याद है सबके घरों में, शहरों में ग्रिल होते थे, प्रॉपर ग्रिल, और ताले लग जाते थे 6 बजे। अच्छा, 6 बजे के बाद आप घर से बाहर निकल रहे हो तो फिर तो अपनी जान से आप खेल रहे हो, मतलब फिर सरकार की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है आपको। बाद में ये शिफ्ट हुआ बच्चों पे। तो हुआ क्या कि जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर, जैसे बड़े लोग हैं, धरपकड़ में, किडनैपिंग में दिक्कत भी होगी। बच्चों को किडनैप करना आसान है, बच्चों के लिए कोई माता पिता कितना भी पैसा देने को तैयार रहेगा। तो बच्चे ऑब्वियस टारगेट होने लगे, स्कूल के जाने वाले बच्चे। आप देखेंगे पूरा वो फेज आया जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम के आगे सरनेम लगाना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के कास्ट आइडेंटिफाई हो जाते थे और वो दिख जाता था कि अपर कास्ट से हैं तो ज़्यादा ऑब्वियस टारगेट्स हैं, पैसे होंगे। तो आप बिहार के जो भी नाम देखेंगे हमारे जनरेशन के या उसके बाद के जनरेशन के, तो अब 2 फर्स्ट नेम्स देखेंगे, अंकित गौरव, हाँ, राइट, आकाश आलोक। ये शायद बुक में मैंने या तो मिस कर दिया, मैंने नहीं देखा। बुक में शायद मैंने इसको मेंशन नहीं किया। हाँ, है ना, या कुमार टाइटल्स आप बहुत देखेंगे। आप सरनेम्स, यस यस यस, यू विल हैव सरनेम्स नहीं देखेंगे। जनरेशन में हमारे सारे जो पढ़ने वाले थे साथ के वही है ना, तो आपको सरनेम्स नहीं दिखेंगे। तो ऐसा कोई ये ऐसे नहीं हो गया, बहुत कैलकुलेटेड ये लोगों ने ये पूरा। आप देखेंगे पूरे आदित्य अंशु मेरा दोस्त है, रोहन आनंद मेरा दोस्त है, ये सब जितने अवकाश वाले आपको दिखेंगे, कोई अपना सरनेम नहीं लगाता था। तो बच्चों की किडनैपिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। और 2004 के इलेक्शन कैंपेन में वाजपेयी जी का भागलपुर में एक बहुत फेमस उन्होंने भाषण दिया, कहाँ है मेरे किसले दीपक, कोई मेरे किसले दीपक को मुझे लौटा दो। दोनों स्कूल जाने वाले बच्चे थे जिनकी किडनैपिंग हो रखी थी उस समय, और वो पूरा कैंपेन का बहुत बड़ा एक बीजेपी के कैंपेन। अमित लोधा का टाइम कौन सा था उसमें? अमित लोधा का टाइम, हाँ, उसी के समय 2000s में, करेक्ट, जो वहाँ पे एक अशोक मेहता करके, महतो, हाँ, उसको उसमें महतो दिखाया गया है। अच्छा, एक्चुअल नाम थोड़ा सा चेंज था उस सीरीज में। अच्छा। तो वो 2005 में कैसे पकड़ा जाता है, और फिर बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जब पकड़ा जाता है और उसे शहर में पुलिस वाले उसको घसीट के पूरे शहर में, मार्केट में उसे घुमाते हैं, उसे जूतों की माला पहनाते हैं और लोग उसे चप्पलों से मार रहे होते हैं पूरे मार्केट में। उसके फोटोज है, विजुअल्स है इनफैक्ट। तो या बिहार में बहार है अगला चैप्टर। और फिर आपने क्वेश्चन मार्क डाला एक बहुत बड़ा, हीरो दैट बिहार डिजर्व। क्या नीतीश वो हीरो बन सकते थे? क्या वो बन पाए? और फिर इसके साथ ही हम अपनी कन्वर्सेशन भी खत्म करते हैं। तो बिहार में बहार है इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेज जो कैंपेन में यूज़ हुई थी, नीतीश जी के कैंपेन में। मुझे मेरे ख्याल से 15 वाले में या किसी वाले में, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर का नाम रखा है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है उसका ये पूरा स्लोगन था। अच्छा। तो 2005 में जब नीतीश जी आए तो बिहार एक ऐसे स्थान पे था जहाँ से वो और नीचे नहीं जा सकता था। मतलब मरे हुए को क्या मारोगे वाला स्टेट हो गया था बिहार 2005 तक। डेटा वाइज भी आप देखेंगे तो मैंने जैसे कहा 1/3 पे आ गया था हमारा
पर कैपिटा इनकम देश का, तो और कितना नीचे जाओगे यार, कुछ भी नहीं करोगे तो वहीं पे रहोगे। जो HDI इंडिकेटर्स आप देख लो, आप जो फाइनेंशियल हालत देख लो, इनफैक्ट 2006 में सुशील मोदी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो भी इनका देहांत हुआ, उन्होंने पहली बार एक रिपोर्ट पब्लिश करी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, बिहार गवर्नमेंट के। बड़े इंटरेस्टिंग उसमें नंबर्स आए थे। तो 2005 से 2010 के बीच बहुत ज़बरदस्त काम हुआ बिहार में, बहुत ज़बरदस्त, एंड दिस नोबडी डिस्प्यूट्स अक्रॉस लाइंस। रीजंस दो हो सकते हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि बिहार की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि कुछ भी करने से बहुत कुछ हो रहा था, और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि नीतीश जी में एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, और जैसे उन्होंने टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जैसे एक टोन सेट किया, जो पॉलिसीज़ लेके आए वेरी प्रोग्रेसिव, तो 5 सालों में ज़बरदस्त काम हुआ। जो मेरे भी गांव है, मेरे पिता के गांव, मेरे माता का गांव, उसमें 2009 तक बिजली और सड़क नहीं थे। 2009 में पहली बार जाके बिजली सड़क आए वहाँ पे, है ना। और ये बिहार के बहुत सारे जगहों में ऐसी हालत है। तो बिजली, सड़क, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ, पंचायत चुनाव हुए, बहुत अच्छे इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आए, OBC EBC वाला बाइफर्केशन किया गया, इनफैक्ट जो कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था वो फाइनली जाके हुआ। पंचायत में वुमेन रिजर्वेशन लाया गया। रिजर्वेशन में कुछ डिफरेंस होता है OBC EBC का, कैसे होता है? सो जैसे सॉरी टू, यस प्लीज। सो जैसे OBC रिजर्वेशन लेट से हमने किसी स्टेट में 27% रखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या होगा कि OBC में करीब 100 कास्ट हैं, अभी वो 100 कास्ट 27% सीट्स के लिए compete करेंगे, लेकिन आप देखेंगे OBC भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ना। क्रीमी लेयर का भी एक कॉन्सेप्ट जो आया क्रीमी लेयर तो इनकम पे हो गया, वो तो अलग है मान लीजिए, लेकिन OBC के टॉप में देखेंगे तो आप 2-3 कास्ट हैं, जैसे यादव, स्क्वेरीज, कुर्मीज, कम से कम बिहार में। दूसरे स्टेट्स में मोटा मोटी यही है। कुछ जगह पे आपको जाट्स मिल जाएंगे, कहीं गुर्जर हैं, वो हाँ, अलग अलग। तो ये सब टॉप में आ जाएंगे जो ऑलरेडी थोड़े समृद्ध हैं। और आप उसमें नीचे में जाएंगे तो आपको जैसे ठाकुर मिल जाएंगे, आपको कुछ और कास्ट मिल जाएंगे जो दलित से थोड़े से बेटर होंगे, ठीक है, और OBC में सबसे नीचे होंगे। तो अब जब उसी सीट के लिए वो दोनों compete कर रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो ज्यादा जो उसका बेनिफिट्स होगा वो उनको जाएगा जो ऑलरेडी प्रोस्पेरस है। तो जो नीचे वाले आप देखेंगे 60-70 कास्ट है, वो फिर से वैसे ही रह जाते हैं। जो ऊपर वाले 5-10 कास्ट हैं वो मोस्टली रिजर्वेशन का फायदा उनको मिल जाता है। तो इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने सुझाया था कि OBC को 2 पार्ट में बांटो, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। नीचे वालों तो ऊपर वालों को 27 में लेट से 15% दे दो कि ठीक है 15% तुम्हारा है, 12% बोलो नीचे वालों का, EBCs का है, पूरा 12 उन्हीं का होगा, उन्हीं का होगा। उसी को बस बाइफर्केट कर दिया हमने। अच्छा, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ फिर? ये नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट किया अपने फर्स्ट टर्म में। अच्छा, राइट। तो एक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, तो वो बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव्स थी, और उसके बाद जाके EBCs नीतीश जी की एकदम स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बनी, एंड दिस अ वेरी गुड सोशल पॉलिसी, राइट। विमेन रिजर्वेशन लेके आए नीतीश जी पंचायत में, 50% विमेन रिजर्वेशन पंचायत इलेक्शंस में, दैट्स अगेन अ वेरी गुड पॉलिसी। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक साइकिल की स्कीम लेके आए, बहुत अच्छी स्कीम थी। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल फर्स्ट गवर्नमेंट। 2009-10 के आसपास आप देखेंगे बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले, बेस्ट पॉलिटिशियन, बेस्ट चीफ मिनिस्टर, ये वो, यू नो। सो हेंस द टाइटल बिहार में बहार है, एंड यू नो आई राइट अबाउट दोज इनिशिएटिव्स। पुलिस रिफॉर्म्स बहुत सारे आए, क्रिमिनल्स फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए गए। अब जितने भी क्रिमिनल्स देखेंगे 90s के, मोटा मोटी सब कन्विक्ट और इनकारसरेट हुए नीतीश जी के फर्स्ट टर्म में, बड़े बड़े वाले। आनंद मोहन को देख लीजिए, पप्पू यादव को देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स। कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल भी थे, आपने ये कहीं बुक मेंशन किया, अपनी कास्ट से भी जो लोग थे उनको भी उन्होंने कहीं ना करेक्ट। कहीं तो ये एक मैंने कहा, लिखा है कि नीतीश जी ने बहुत उसको टैक्टिकली बैलेंस किया, कहा कि मेरी पार्टी के भी होंगे तो मेरे पॉलिटिकल कंपल्शंस अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग है, तो मैं पुलिस को भी अपना काम करने दूंगा, और सरकार में मैं क्रिमिनल्स को, विधायक को तो मुझे लेना ही है उन्हीं में से, तो मैं लूंगा, लेकिन अगर वो कन्विक्ट हो रहे हैं तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो बहुत लोग इस चीज़ पे, बहुत डिबेट्स हैं इस पे, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से लगता है कि दैट वाज अ गुड वे, क्योंकि प्रैक्टिकली सरकार भी चलाना है आपको, तो उन्हीं विधायकों का समर्थन चाहिए आपको। जब आप सरकार ही नहीं चलाएंगे तो रिफॉर्म्स करा सकते हैं आप इनफैक्ट। तो हेंस द टाइटल बिहार में बहार है। आई थिंक सेकेंड टर्म भी बहुत अच्छा चल रहा था, वेयर नीतीश जी स्लिप्ड इस, जब 2014 के पहले उन्होंने नाता तोड़ा बीजेपी से, एंड उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या चला नहीं चला, लेकिन आई थिंक ही स्टार्टेड फीलिंग लाइक ही इज बिकम लार्जर देन बिहार, राइट, इन टर्म्स ऑफ हिज
नेशनल एम्बिशंस होंगे, मे बी अपने इमेज को वो ऐसा देखते थे कि मैं बिहार से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। एंड देयर आई थिंक उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका पॉलिटिक्स हावी हो गया 14 के बाद। और आप देखेंगे उसके बाद जितने गूफअप्स हुए, उन्होंने जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उनको साल भर के अंदर उनको फिर हटा के खुद चीफ मिनिस्टर बने, फिर आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़े जिसके खिलाफ पूरी ज़िंदगी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, फिर उनको छोड़कर फिर बीजेपी में आते हैं, फिर आरजेडी में जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेयर ही लॉस्ट ट्रैक एंड जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ थी, जो रिफॉर्म्स का एक उनका एक्यूमेन था, उस पर पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो गई एंड हेंस दैट क्वेश्चन मार्क। थैंक यू मृत्युंजय जी। थैंक यू। आई विल रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक। ये हमारे एक देश के इस ऐसे रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे फिलॉसफी की सीट रही है। चाहे अगर हम 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल जितना भी पीछे जाएंगे, बिहार का सिग्निफिकेंस हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है इंडिया में। आप इसकी बुक को पढ़ के ना ही सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स बट पूरे इंडियन पॉलिटिक्स का एक नेचर और वो कितनी बुरी हालत में भी जा सकती थी या अभी भी शायद जा सकती है फ्यूचर में, वो भी समझेंगे। और हमें क्या नहीं करना है, कैसे तरह के लोगों को वोट नहीं देना है, ये भी समझेंगे। आई एम श्योर इट विल हेल्प एवरीबडी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट हैज बीन अ प्लेजर। Thank you so much. It was a pleasure speaking to you. थैंक यू।